हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। था कि वो अब इन सब से थक चुका था और वो अब किसी भी लड़की के करीब नहीं जाएगा। रेहान इन सब से इतना ज्यादा थक चुका था कि वो लगातार 2 दिन और रातों तक अपने कमरे में सोता रहा और रेस्ट करता रहा, और इस दौरान रेहान ने खाना भी अपने हाथों से नहीं खाया था। रेहान में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से खाना खा सके या पानी पी सके, इसलिए उसे किसी और ने ही खाना खिलाया था। 2 दिन लगातार सोने के बाद तीसरे दिन दोपहर में रेहान सोकर जगा था। जगने के बाद रेहान खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहन लिए। फिर वो नीचे जाकर ग्रास पर बैठ गया और सनलाइट को एंजॉय करने लगा। इतने टाइम तक सो लेने के बाद और अच्छे से रेस्ट कर लेने के बाद रेहान को अब थोड़ा ठीक लग रहा था, और अब जाकर उसको ये फील हो रहा था कि वो अपनी लाइफ में और अपने डेली रूटीन में वापस आ पाया था। रेहान थोड़ी देर इसी तरह आंख बंद करके सनलाइट में बैठा रहा और उसे एंजॉय करने लगा। यहाँ बैठकर उसे सचमुच काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। पर तभी रेहान को सडनली एक ब्लैक परछाई अपने पीछे से आती हुई दिखाई दी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई पीछे से आ रहा हो, इसलिए जैसे ही रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अमन खड़ा था। अमन रेहान की तरफ बहुत ही सिली वे में स्माइल कर रहा था, और रेहान को देखकर अमन अपने हाथों से उसकी तरफ इशारा करने लगा। अमन को ऐसा करता हुआ देखकर रेहान ने उससे पूछा, ये क्या है? तभी अमन ने रेहान से कहा, रेहान सच में आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे ना? कैसी लगी आपको वो दुनिया? कैसा लगा आपको उन खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करके? जैसे ही रेहान ने अमन की बात सुनी, उसने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए और अमन की तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता है? और अगर पता भी है तो तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? जैसे ही अमन ने रेहान की बात सुनी, उसने थोड़ा बेचारा बनने की कोशिश करते हुए रेहान से कहा, नहीं नहीं रेहान, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। और अमन ने रेहान के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता हो। और रेहान को भी इस बात पर बिलीव हो गया था कि अमन सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो तो बस इस वक्त रेहान को ऐसी सिचुएशन में देखकर उसने ये सब बोला था। तभी अमन ने रेहान से कहा, वैसे रेहान, आपको नहीं लगता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया हूँ? इंसान को देखकर ही सब कुछ समझ जाता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ही और इतना कहकर अमन हंसने लग गया। अमन की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, तुम भी क्या ही बकवास करते रहते हो सारे दिन, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब और ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद रेहान पूरी तरह से फ्री था। जो प्रॉपर्टीज रेहान के अंडर थी और जिन्हें अब तक रेहान संभालता था, वो सभी अब रेहान के असिस्टेंट और खास लोगों को संभालने के लिए दे दी गई थी। और अब रेहान के पास कुछ भी करने को नहीं था, इसलिए वो इस वक्त बिल्कुल फ्री था। इन दिनों रेहान पीसफुली और पूरे इत्मीनान से अपनी लाइफ मैनर में एंजॉय कर रहा था। बर्थडे की रात रेहान के साथ जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ वो रेहान धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा था, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बस टीना के साथ मस्ती करने में वक्त देने लगा। कभी कभी रेहान अपने बचपन के पेट लिटिल गोरिल्ला से भी मिलने चला जाता था, क्योंकि ज्यादा टाइम तक लिटिल गोरिल्ला से न मिलने पर लिटिल गोरिल्ला रेहान से नाराज होकर बैठ जाता था। वहीं दूसरी तरफ अपने बर्थडे के बाद से तो रेहान ने लड़कियों से बिल्कुल दूरी बना लेने का डिसाइड कर लिया था। इसलिए अब रेहान किसी संत से कम नहीं लग रहा था। वो अब किसी भी लड़की के करीब नहीं जाना चाहता था, ताकि उसकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाए और वो एकदम ठीक हो सके। वो दिन सच में बहुत बड़ा था। रेहान को फाइनली ये समझ आ रहा था कि क्यों पहले के राजा महाराजा की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती थी। और ये सब इसलिए होता था क्योंकि राजा महाराजाओं की सिर्फ एक ही वाइफ नहीं होती थी, बल्कि बहुत सारी वाइफ्स होती थी, और वो सभी हरम में रहा करती थी, और राजा अपनी सभी रानियों के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। रेहान ने खुद भी अभी ये सब बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। रेहान यही सोच रहा था कि अगर उसे भी हमेशा इसी तरह की लाइफ स्पेंड करने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सच में बहुत ज्यादा औसम था। हालांकि तभी रेहान के माइंड में एक और थॉट आया, और उसने एस्टिमेट करके देखा कि अगर उसकी लाइफ भी उन राजा महाराजाओं की तरह की होती तो उसकी लाइफ भी बहुत कम होती, और वो ज्यादा लंबी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाता, और उसे भी बाकी राजाओं की तरह जल्दी ही सबको अलविदा कहना पड़ता। इसी तरह कुछ टाइम बीत गया और टीना की गर्मियों की छुट्टियां भी लगभग पूरी होने को थी कि तभी टीना की फैमिली टीचर मेहिका उससे मिलने के लिए रेहान के मैना पर आई थी। और जब मेहिका रेहान से मिली तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि रेहान के बर्थडे की उस रात वाली बात मेहिका को भी पता चल गई थी। मेहिका रेहान के लिए बहुत स्पेशल फील करती थी। मेहिका रेहान के बारे में यही सोचती थी कि रेहान उसका प्रिंस चार्मिंग है, पर बाद में उसे पता चला कि रेहान तो किसी और का ही प्रिंस चार्मिंग था। और सच कहे तो रेहान की पर्सनैलिटी को देखकर हर लड़की उस पर फिदा हो जाती थी। अच्छी पर्सनैलिटी, गुड लुक्स और इतना ज्यादा रिच, कोई चाहकर भी अपने आप को रेहान के करीब जाने से नहीं रोक पाता था।
रेहान के बर्थडे की उस रात पार्टी के वक्त तक मेहिका भी सबके साथ एंजॉय कर रही थी, पर बाद में वो भी थक कर अपने कमरे में चली गई थी। पर उस रात जो हुआ उस बारे में सोच कर ही मेहिका को शर्म आ रही थी और शर्म से उसके कान भी लाल हो गए थे। हालांकि इससे पहले भी मेहिका रेहान के मैनर में टीना को ट्यूशन कराने के लिए आती थी, पर उस वक्त मेहिका के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर बर्थडे की उस रात के बाद से मेहिका रेहान के सामने आने से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। पहले जब भी मेहिका टीना को ट्यूशन कराने के लिए आती थी तब वो रेहान को इतना नोटिस नहीं करती थी और अपना सारा ध्यान सिर्फ टीना पर ही रखती थी। अगर रेहान मेहिका के पास से भी गुजरता तब भी वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर नहीं देखती थी और बस अपने काम से मतलब रखती थी। पर रेहान के बर्थडे के बाद से मेहिका काफ़ी ज़्यादा शी फील कर रही थी। फॉर्चुनेटली रेहान का मैनर बहुत बड़ा था और मेहिका उस रात की वजह से रेहान का सामना नहीं करना चाहती थी और उसे नहीं देखना चाहती थी, तो वो मैनर में कहीं और जा सकती थी। पर तभी रेहान की नज़र मेहिका के रेड फेस पर पड़ी और रेहान ने स्माइल करते हुए मेहिका से कहा, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। तभी मेहिका रेहान के पास जाकर बैठ गई और कप में कॉफी डालते हुए रेहान से बोली, बॉस मुझे आपसे टीना के बारे में बात करनी है। मेहिका की बात सुनकर रेहान ने जल्दी से उससे पूछा, क्या हुआ? क्या टीना आजकल अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर रही है? टीना एक बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी। टीना की वजह से रेहान को कभी भी टीना की स्टडी के बारे में कोई भी टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। टीना तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची थी कि किसी भी चीज़ के बारे में एक बार बताते ही उसे सब कुछ समझ आ जाता था और फिर से उसे रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। टीना के साथ के बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें एक ही चीज़ को बार बार समझाना पड़ता था, पर टीना उस चीज़ को एक बार में ही कैच कर लेती थी और वो उन सब बच्चों से इस मामले में थोड़ी डिफरेंट थी। टीना को सिर्फ कल्चरल नॉलेज ही नहीं थी बल्कि उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पेंटिंग की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी शुरू हो गई थी। स्टडी के मामले में टीना बिल्कुल दूसरी मेहिका थी। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ टीना अपना बचपना भी नहीं छोड़ती थी और बहुत ज़्यादा शरारत भी करती थी। यूजुअली रेहान और मेहिका को टीना के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते थे और टीना तो कभी कभी आइलैंड पर सीक्रेटली कंप्यूटर गेम्स खेलने भी चली जाती थी और बाकी के सभी गेम्स भी खेलती थी। और इन सब चीज़ों के लिए रेहान ने टीना को कभी डांटा नहीं था, और डांटता भी क्यों? क्या बच्चों को गेम खेलना भी अलाउ नहीं था? बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही। हालांकि एज अ टीचर मेहिका थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और इसलिए मेहिका ने काफ़ी बार रेहान से मिलकर टीना की शैतानियों के बारे में उसे बताने की कोशिश की थी, पर बता नहीं पाई थी। और फाइनली आज मेहिका ने रेहान को टीना के बारे में बता दिया था और उस पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा था। तभी मेहिका ने रेहान से कहा, टीना बहुत अच्छी बच्ची है और अपनी स्टडी पर भी वो ध्यान दे रही है। मेहिका की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए मेहिका से कहा, तो क्या कोई और प्रॉब्लम है? तभी मेहिका ने रेहान से कहा, बात कुछ ऐसी है बॉस की टीना अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे प्राइमरी स्कूल की 5th ग्रेड में होना चाहिए और उसे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, पर वो तो मुझसे ही घर पर ट्यूशन लेती है और यूं इस तरह वो हमेशा तो घर से ही ट्यूशन नहीं कर सकती, ना कभी तो उसे स्कूल जाना ही होगा। और अगर टीना स्कूल जाएगी तो वो वहाँ अपने जैसे और भी बच्चों से मिलेगी, उनके साथ खेलेगी, तो इससे उसका डेवलपमेंट और भी अच्छे से होगा। और अब तो स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि हमें टीना के लिए स्कूल अरेंज कर देना चाहिए? तभी रेहान ने मेहिका की बात को रियलाइज करते हुए तुरंत कहा, ऑलराइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर तुम मुझे इस बारे रिमाइंड नहीं करवाती तो मैं तो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाता। रेहान ने मेहिका से क्यूरियस होते हुए कहा, तो क्या कोई और बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? तभी मेहिका ने थोड़ी देर सोचते हुए रेहान से कहा, बॉस मुझे लगता है कि अब टीना को स्कूल भेज देना चाहिए। अगर वो स्कूल जाकर अपनी स्टडी करेगी तो वो और भी बेहतर तरीके से अपनी स्टडी कर पाएगी, और वैसे भी अब स्कूल स्टार्ट होने ही वाले हैं, आपको नहीं लगता हमें टीना को स्कूल भेज देना चाहिए? मेहिका की बात सुनकर रेहान ने तुरंत मेहिका से कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, तुम सही कह रही हो, हमें टीना को स्कूल भेज देना चाहिए। रेहान ने भी पहले इस बारे में सोचा था कि अब उसे टीना को स्कूल भेज देना चाहिए, और जब मेहिका ने उसे इस बारे में कहा तो उसे मेहिका की बात सही लगी और वो इस बात के लिए एग्री हो गया। और वैसे भी टीना को सारा टाइम घर पर ही नहीं रहना चाहिए, उसे स्कूल जाना ही चाहिए। अगर टीना सारा टाइम घर पर ही रहेगी तो वो बोर हो जाएगी, पर अगर टीना स्कूल जाती है तो वो वहाँ अच्छे से ग्रो कर पाएगी। उसकी स्टडी तो अच्छी होगी ही और साथ ही उसके खूब सारे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके साथ वो अच्छे से खेल पाएगी। अब टीना को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जो भी प्रोसीजर था उसकी सभी तैयारी रेहान ने आज मॉर्निंग में ही कर ली थी, इसलिए रेहान के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेहान ने मेहिका से पूछा, पर क्या तुमने इस बारे में टीना से पूछा है? मेहिका ने रेहान से कहा, नहीं बॉस, अभी तक मैंने टीना से इस बारे में कुछ नहीं पूछा है और मैं तो बस टीना की ट्यूटर हूँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ का डिसीजन खुद से कैसे ले सकती हूँ, और वो भी आपसे बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं।
बॉस, मुझे लगता है आपको खुद ही इस बारे में टीना से बात करनी चाहिए। मेहिका की बात सुनकर रेहान ने अग्री करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया और मेहिका से कहा, यस, मुझे इस बारे में टीना से बात करनी ही होगी। मेहिका इस वक्त थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, तभी उसने थोड़ा डरते हुए रेहान से कहा, बॉस, अगर टीना स्कूल जाने लग जाएगी तो क्या टीना मुझसे कभी भी ट्यूशन नहीं लेगी? क्या टीना को एज अ ट्यूटर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? मेहिका की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए उससे कहा, ऑफ कोर्स नॉट। हालांकि टीना अब स्कूल जाने लग जाएगी, पर जैसे ही टीना अपने स्कूल से वापस आ जाएगी तुम उसे ट्यूशन क्लासेस दे देना। इसलिए तुम्हें उन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पहले की तरह ही यहाँ अपना काम करती रहोगी, सो डोंट वरी। जैसे ही रेहान ने मेहिका से ये बात कही तब जाकर मेहिका के दिल को कहीं तसल्ली मिली। स्टार्टिंग में मेहिका ये सोचकर यहाँ आई थी कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है और इसलिए उसने यहाँ पर लंबे टाइम तक रुकने का कोई प्लान नहीं किया था और ना ही उसका यहाँ पर रुकने का कोई इंटेंशन था। पर इतने टाइम बीत जाने के बाद मेहिका यहाँ से सच में नहीं जाना चाहती थी। रेहान का हिम आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था और ना ही यहाँ कोई शोर शराबा था। ये आइलैंड दुनिया के शोर से कोसों दूर था और यहाँ बस शांति ही शांति थी। मेहिका को यहाँ रहने में बहुत आसानी थी और उसे यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता था। जब मेहिका टीना को ट्यूशन दे देती थी और जब वो इन सब काम से फ्री हो जाती थी और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने लग जाती थी और साथ ही आसपास के एनवायरनमेंट और सीनरी को ड्राइंग बोर्ड पर बनाने लग जाती थी और ये मेहिका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। इसके अलावा रेहान के मेहिका का इतना ध्यान रखने के बाद से तो मेहिका का रेहान से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया था और इसलिए वो ये जगह इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और अब जब रेहान ने मेहिका को यहाँ टीना को ट्यूशन क्लासेस पहले की तरह ही कंटिन्यू करने देने का प्रॉमिस कर दिया था तो मेहिका अपने दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेहिका ने थोड़ा खुश और सरप्राइज होते हुए रेहान से कहा, तो इसका मतलब मैं पहले की तरह अभी भी टीना को ट्यूशन क्लासेज दे सकती हूँ ना? रेहान ने मेहिका से कहा, यस, जब तक तुम चाहो तब तक तुम इसे कंटिन्यू कर सकती हो, पर अगर तुम्हें कोई और काम मिल गया तो क्या तुम इसे छोड़ना चाहोगी? रेहान की बात सुनकर मेहिका ने जल्दी से अपने हाथों से इशारा करते हुए उससे कहा, नहीं नहीं बॉस, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरे पास इसके अलावा करने के लिए और कोई काम नहीं है। मेहिका की बात सुनने के बाद और उससे सहमत होने के बाद रेहान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और मेहिका से कहा, दैट्स गुड, अब मैं जाकर पहले टीना से उसके स्कूल के बारे में बात कर लेता हूँ। मेहिका ने रेहान से कहा, ओके बॉस। टीना इस वक्त हिम आइलैंड की फॉरेस्ट साइड पर लिटिल गोरिल्ला के साथ खेल रही थी और इस वक्त टीना बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि पहले टीना लिटिल गोरिल्ला से बहुत डरती थी और वो उससे दूर ही रहना पसंद करती थी। स्टार्टिंग में रेहान जब टीना को आइलैंड पर लेकर आया था तो टीना ने सडनली लिटिल गोरिल्ला को देख लिया था। इस तरह अचानक से लिटिल गोरिल्ला के सामने आ जाने से टीना सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो कुछ दिनों तक तो लिटिल गोरिल्ला के बारे में सोच कर ही चिल्लाने लग जाती थी, यहाँ तक कि टीना को तो अपने सपनों में भी लिटिल गोरिल्ला ही दिखता था। हालांकि जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता टीना इस वाइट फर वाले गोरिल्ला से फैमिलियर हो गई थी जिसे रेहान अपने साथ इस हिम आइलैंड पर लेकर आया था। लिटिल गोरिल्ला को लेकर टीना के मन में जो डर था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया था और अब टीना को लिटिल गोरिल्ला के साथ खेलना और टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। जब टीना अपना ट्यूशन का काम पूरा कर लेती थी और उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वो लिटिल गोरिल्ला की गर्दन पर बैठकर वहां आसपास में घूमने लग जाती थी। जैसे ही रेहान हिम आइलैंड के फॉरेस्ट एरिया में आया तो उसकी नज़र टीना पर पड़ी जो लिटिल गोरिल्ला के साथ खेल रही थी और उसकी गर्दन पर बैठकर आसपास में राइड कर रही थी। तभी रेहान अपने हाथों को स्ट्रीच आउट करते हुए टीना के पास जाने लगा और रेहान ने अपने मन में सोचा कि यहाँ आने के बाद टीना सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई है और अब तो वो इंसानों वाली हरकतें भी नहीं करती है। कभी दीवार से कूद जाती है, कभी हॉर्स राइडिंग करती है, कभी पेड़ों पर चढ़कर उन पर बने घोंसलों को छेड़ने लगती है और ना जाने क्या क्या करती है। पर यह सब कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। हालांकि रेहान को छिपकली और सांप से बहुत डर लगता था और जब भी रेहान की नज़र छिपकली या सांप पर पड़ जाती थी तो वो वहां से डरकर दूर हट जाता था। पर टीना को इन सब से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यहाँ तक कि टीना तो छिपकली को अपनी अंगुली से पकड़कर रेहान के पास उसे डराने के लिए ले आती थी और ऐसी सिचुएशन में रेहान इतना ज़्यादा डर जाता था कि उसका चेहरा सच में देखने लायक होता था। तभी टीना की नज़र उसके पास आते रेहान पर पड़ी और वो रेहान को अपने हाथ में पकड़े हुए एग्स दिखाने लगी। वो रेहान को ये एग्स इस तरह से दिखा रही थी जैसे वो उसे कोई खजाना दिखा रही हो। तभी टीना ने रेहान से कहा, भैया आप यहाँ, मैंने अभी अभी ये एग्स इस पेड़ से निकाले हैं, भैया आप जल्दी से जाकर इन्हें पका लीजिएगा और फिर इन्हें सॉस के साथ खाएगा। टीना की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा हेल्पलेस होते हुए उससे कहा, टीना अगर तुम इसी तरह सारे एग्स ले लोगी तो हमारे इस आइलैंड पर कोई भी बग्स नहीं रहेंगे। रेहान की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, ये तो अच्छी बात है ना बड़े भैया, अच्छा है ये सब यहाँ से चले जाए तो, वैसे भी इन सब की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है।
टीना की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने मन में सोचने लगा कि यही सही टाइम है टीना को स्कूल भेजने का, क्योंकि अगर वो इसी तरह सारे दिन आइलैंड पर खेलती रही और यहाँ घूमती रही तो वो भी एक दिन लिटिल इंकानत बन जाएगी। रेहान इन्हीं सब ख्यालों में गुम था कि तभी टीना ने लिटिल गोरिल्ला की पीठ से नीचे जंप मारते हुए और अपने हाथों को साफ करते हुए रेहान से कहा, भैया पर आप मुझे ढूंढने के लिए यहाँ क्यों आए थे? क्या आपको मुझसे कोई काम था? तभी रेहान ने टीना से कहा, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था और इसलिए मैं वही तुमसे डिस्कस करने के लिए यहाँ आया था। रेहान ने लिटिल गोरिल्ला को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, लिटिल गोरिल्ला तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और जाकर खेल लो, हमें यहाँ बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। पर जैसे ही लिटिल गोरिल्ला ने रेहान को वहाँ देखा तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि पहले तो एक्साइटेड होकर रेहान को सैल्यूट करते हुए ग्रीट करने लगा और उसके बाद उछलते हुए वो रेहान को हक करने लगा। हालांकि रेहान को अभी भी लिटिल गोरिल्ला के भारी भरकम शरीर से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो लिटिल गोरिल्ला से थोड़ा दूर रहता था और उसे हग नहीं करता था। हालांकि लिटिल गोरिल्ला भी बहुत ज्यादा जिद्दी था और अपनी बात मनवाने के लिए रेहान के सामने बच्चों की तरह जमीन पर लोटपोट करते रहता था। उसकी ऐसी हरकत देखकर रेहान आखिर में उसके साथ बच्चा बन जाता था और उसी की तरह मिट्टी में खेलने लगता था और ये देखने में सच में बहुत ज्यादा फनी लगता था। तभी टीना ने लिटिल गोरिल्ला की पीठ थपथपाई और उसे वहां से थोड़ी दूर ले गई। लिटिल गोरिल्ला को वहां छोड़ आने के बाद टीना रेहान के पास आ गई और उसने रेहान से कहा, बोलिए भैया आप मुझसे क्या डिस्कस करने वाले थे? तभी रेहान ने टीना से कहा, टीना स्कूल स्टार्ट होने वाली है, मुझे तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा स्कूल अरेंज करना है जहाँ पर तुम अच्छे से अपनी स्टडी कर पाओगी। रेहान की बात सुनकर टीना ने तुरंत डिसैटिस्फाइड होते हुए रेहान से कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं बड़े भैया? स्कूल जाने में क्या ही मजा है? मैं तो यहाँ इस आइसलैंड पर ही खुश हूँ, मुझे कोई स्कूल वगैरह नहीं जाना और फिर मुझे यहाँ मेहका मैम पढ़ा तो रही है तो मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? टीना की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए टीना से कहा, नहीं, और ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता ना टीना, कभी ना कभी तो तुम्हें स्कूल जाना ही होगा और तुम्हारी एज के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? और तुम्हारे स्कूल जाने के बाद भी तुम्हारी ट्यूशन टीचर मेहिका तुम्हें ट्यूशन करवाएगी, इसलिए तुम उस बात की टेंशन मत लो और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अब स्कूल जाना ही होगा। रेहान की बात सुनकर टीना ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अपने दोनों हाथों से क्लैप करते हुए रेहान से कहा, अच्छा अब मैं समझी। बड़े भैया आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अब बहुत ज्यादा शैतानी करने लग गई हूँ, है ना बड़े भैया? मैंने सही कहा ना? और इसीलिए आप मुझे स्कूल भेजना चाहते हो ना? और फिर अगर मैं स्कूल चली गई तो आपको उन खूबसूरत लड़कियों के करीब जाने का भी मौका मिल जाएगा। टीना की बात सुनकर इस वक्त रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना की बात पर कैसे रिएक्ट करे। एक बार के लिए तो रेहान दंग ही रह गया था, पर तभी रेहान ने टीना से कहा, ये तुम क्या कह रही हो टीना? और वैसे भी अगर तुम यहाँ भी रही तब भी तुम मुझे उन लड़कियों के करीब जाने से नहीं रोक सकती हो। और हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, हम अभी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें बीच में लाकर तुम टॉपिक मत चेंज करो। रेहान की बात सुनकर टीना हंसने लगी ही। तभी रेहान ने टीना से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, बी सीरियस टीना, मैं इस वक्त मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और मैं इस वक्त तुम्हारी स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा सा स्कूल ढूंढकर उसमें तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, इसलिए तुम अपना स्कूल बैग अच्छे से जमा लो और स्कूल जाने की सारी तैयारियां कर लो। रेहान ने जैसे ही टीना को स्कूल जाने की बात कही तो टीना स्कूल ना जाने के तरह तरह के बहाने बनाने लगी और वो स्कूल जाने की बात सुनते ही एकदम नाखुश हो गई। तभी रेहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए टीना से कहा, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, जाओ जाकर स्कूल जाने के लिए अपना बैग जमाओ। रेहान की बात सुनकर जब टीना को ये लगा कि वो रेहान को किसी भी तरह से खुद को स्कूल भेजने से रोकने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है और रेहान उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा है, तो टीना ने अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए और रोते हुए रेहान से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बड़े भैया? वो क्या आप मुझे अब पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हैं ना? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। टीना की ऐसी हरकत देखकर रेहान ने जोर से हंसते हुए टीना से कहा, स्कूल जाने से बचने के लिए तुम्हें ये सब बहाने बनाने की और नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है टीना, क्योंकि मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा। और मैं तुम्हें स्कूल इसलिए नहीं भेज रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने से दूर कर सकूँ, बल्कि इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। और वैसे भी तुम्हें स्कूल दिन में जाकर आना है, रात तक तो तुम वापस घर लौट ही आओगी। और इसके अलावा वीकेंड्स और हॉलिडेज पर तुम्हारी स्कूल की छुट्टी भी रहेगी, उस वक्त हम दोनों मिलकर वीकेंड्स पर खूब मस्ती करेंगे। रेहान की बात सुनकर टीना ने रेहान से कहा, वो सब तो ठीक है भैया, पर मुझे अभी भी स्कूल नहीं जाना है। तभी रेहान ने टीना से कहा, टीना स्कूल तो तुम्हें जाना होगा और अब इस बात पर और कोई डिस्कशन नहीं होगा। और इतना कहकर रेहान टीना को वहीं छोड़कर वापस चला गया। इस वक्त टीना इस जंगल में अकेली थी और उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं था।
रेहान की बात से टीना को अभी भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए रेहान के वापस चले जाने के बाद टीना ने अपने पास ही के पेड़ की ब्रांच को पकड़ लिया और अपने पैर को जोर से नीचे की तरफ मारते हुए गुस्सा करने लगी। टीना से बात करने के बाद रेहान जब अपने मैनर वापस लौटा तो मैगी ने रेहान को गर्मा गर्म चाय देते हुए कहा, बॉस, टीना के साथ आपकी डिस्कशन कैसा रहा? क्या टीना स्कूल जाने के लिए मान गई है? तभी रेहान ने स्माइल करते हुए मैगी से कहा, टीना ने भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसे बाकी बच्चे स्कूल जाने से पहले करते हैं। टीना ने मुझसे कहा कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती है और वो अपनी आगे की स्टडी यहीं से पूरी करना चाहती है। मेरे वहाँ कुछ भी बोलने से पहले तक टीना बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से लिटिल गोरिल्ला के साथ खेल रही थी, पर जैसे ही मैंने उसको स्कूल जाने के लिए कहा वो एकदम उदास हो गई और स्कूल जाने के लिए मना करने लगी। उस वक्त टीना बिल्कुल वैसे ही कर रही थी जैसे मैं बचपन में स्कूल जाने से पहले किया करता था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए रेहान से कहा, आप सही कह रहे हैं बॉस, पर मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे तो कभी प्रॉपर स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। मैगी जब छोटी थी तभी से वो रेहान की फैमिली के साथ रह रही थी और वहीं पर अपनी स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल एजुकेशन ले रही थी, और इसलिए मैगी बाकी ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ी डिफरेंट थी और वो इन सब के बारे में टीना के लिए कोई रेफरेंस नहीं दे सकती थी। तभी रेहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, चलो जाने दो इस बात को, हम इस बारे में अभी और बात नहीं करते हैं। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम यह है कि तुम जाकर ये पता करो कि हिजू में कौन कौन सी बेस्ट स्कूल्स है। उन बेस्ट स्कूल्स में से मैं टीना के लिए कोई स्कूल चूज कर लूंगा और उसमें टीना का एडमिशन करवा दूंगा। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत रेहान को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहा, बॉस, ये सब मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। जब मुझे ये पता चला कि आप टीना के एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तभी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पता कर लिया था। बॉस, इन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ के स्कूल्स के बारे में और बाकी सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर लीजिए। रेहान मैगी से उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद उन्हें रफली देखने लगा और उन्हें देखने के बाद मैगी से कहा, तुमने जो मुझे यहाँ के स्कूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स है, पर इनमें सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स ही क्यों है, ऑर्डिनरी स्कूल्स क्यों नहीं? तभी मैगी ने रेहान को एक्सप्लेन करते हुए कहा, बॉस, मैंने यहाँ सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स के बारे में ही इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्कूल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्डिनरी स्कूल्स में एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है और ये स्कूल्स यहाँ से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, पर एडमिशन के लिए ये स्कूल्स रेलेवेंट हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हालांकि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देना रेहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैगी इस बारे में सोच रही थी कि ऑर्डिनरी स्कूल्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी एक अच्छी स्टैंडर्ड स्कूल की होती थी, और इन स्कूल्स में बाकी की फैसिलिटीज़ भी बस ठीक ठाक ही होती थी। ये ऑर्डिनरी स्कूल्स बिल्कुल भी एरिस्टोक्रेटिक स्कूल की तरह नहीं थे। एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में सभी तरह की फैसिलिटीज़ के साथ साथ अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल थे, और रेहान टीना के लिए सबसे बेस्ट स्कूल ही चूज़ करता, इसलिए मैगी ने एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स के बारे में ही रेहान को इन्फॉर्मेशन दी थी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए मैगी से कहा, तुमने बिल्कुल सही किया और वैसे भी बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में ही पढ़ाना चाहिए, इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें इन्हीं में से कोई बेस्ट एरिस्टोक्रेटिक स्कूल चूज कर लेना चाहिए। इतना कहकर रेहान अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को केयरफुली देखने लग गया। थोड़ी देर बाद रेहान ने उन डॉक्यूमेंट में से एक स्कूल को पॉइंट करते हुए कहा, तो फिर हमें टीना का एडमिशन इस स्कूल में करवा देना चाहिए, और इस स्कूल का नाम भी काफ़ी यूनिक है, पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल। टीना की स्कूल के बारे में बात करते करते रेहान ने सडनली कोको के बारे में कहा, मुझे अभी याद आया, कोको को भी तो स्कूल जाना होगा ना। जब से कोको रेहान के साथ जापान से लौटी थी तब से वो रेहान के मैनर में ही रह रही थी, और फिर रेहान के बर्थडे पर कोको ने भी उन सभी लड़कियों के साथ मिलकर रेहान के साथ फन किया था, और इसलिए रेहान कोको के बारे में और उसकी स्टडी के बारे में पता करने लग गया। पर जैसे ही रेहान को ये पता चला कि कोको की एज सिर्फ 16 साल ही है, तो ये जानकर रेहान एकदम हैरान रह गया। रेहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोको सिर्फ 16 साल की ही कैसे हो सकती है, क्योंकि वो दिखने में थोड़ी मैच्योर लगती थी। जापान के कस्टम्स के अकॉर्डिंग कोको ऑलरेडी एडल्ट थी, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी और किसी से भी लीगली शादी कर सकती थी। हालांकि रेहान के लिए कोको अभी भी बहुत छोटी थी, और कोको के लिए ये टाइम हाई स्कूल जाकर स्टडी करने का था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए रेहान से कहा, आप सही कह रहे हैं बॉस, अगर कोको अपनी स्टडी के लिए हाई स्कूल जाना चाहती है तो उसे भी ग्रेड 1 स्कूल में ही जाना चाहिए और वहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। मैगी की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करते हुए उससे कहा, हाँ, ये हम सबके लिए सूटेबल रहेगा, और ये पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक है, और कोको हमारी लैंग्वेज और वर्ड्स को समझती भी है, इसलिए उसे पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इतना कहने के बाद रेहान की नज़र मैगी पर पड़ी जो थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। तभी रेहान ने मैगी से कहा, मैगी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो?
तभी मैगी ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए रेहान से कहा, यस बॉस, मुझे आपसे ये कहना था कि यहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को यही लगता है कि कोको के इंटेंशंस क्लियर नहीं है और वो आपसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर कोको को आप पर नजर रखने के लिए या किसी और इंटेंशन से भेजा हो। मैगी की बात सुनकर रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए और मैगी को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मैगी? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और ये सब कुछ कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और तुम भी ये अच्छे से जानती हो कि कोको की पर्सनालिटी कितनी सिंपल है। कोको कोई स्पाई नहीं है और ना ही वो किसी और इरादे से यहाँ आई है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने थोड़ी टेंशन लेते हुए रेहान से कहा, मुझे भी कोको की आइडेंटिटी और उस पर थोड़ा डाउट हुआ था, इसलिए मैं खुद भी पहले कोको की आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जापान गई थी, पर मुझे वहाँ पर कोको के बारे में कुछ पता नहीं चला। और वहाँ से आने के बाद जब मैंने कोको से इस बारे में बात की तो वो ठीक से मुझसे इस बारे में बात भी नहीं कर रही थी और बात करते टाइम हेजिटेट कर रही थी। मैगी की बात सुनने के बाद रेहान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने मैगी से कहा, तुम इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। और कोको ने तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि कोको तुम्हें इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। और तुम्हें ना बताने के पीछे उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी तो हो सकते हैं। जब कभी कोको को ये लगेगा कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए तो वो अपने आप ही हमें सब कुछ बता देगी, इसलिए तुम कोको के बारे में सोचकर इतना भी ज्यादा टेंशन मत लो। तभी मैगी ने रेहान से कहा, और बॉस, तो मैं कोको के लिए भी स्कूल्स वगैरह की अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ। बॉस, क्या मुझे कोको को इस बारे में जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर आप खुद ही कोको को इस बारे में बताएंगे? मैगी की बात सुनकर रेहान ने मैगी से कहा, नहीं, तुम पहले स्कूल्स का काम देख लो, कोको को इस बारे में मैं बता दूंगा। और इतना कहकर रेहान वहां से खड़ा होकर कोको के रूम में चला गया। रेहान का मैनर बहुत बड़ा था और इस मैनर के सभी रूम्स किसी मैंशन से कम नहीं थे। यहाँ का लिविंग रूम और बेडरूम दोनों सेपरेट थे और यहाँ पर एक किचन भी था, पर बेसिकली यहाँ पर किचन का होना बिल्कुल यूजलेस था। जैसे ही रेहान कोको के रूम के बाहर आया उसने कोको के रूम का दरवाजा नॉक किया। नॉक करने के कुछ ही देर बाद कोको ने अपने रूम का दरवाजा ओपन किया। इस वक्त कोको ने बहुत ही कूल ड्रेस पहन रखी थी और उसकी ड्रेस में से थोड़े थोड़े उसके पाँव रिवील हो रहे थे। और जैसे ही कोको ने रेहान को देखा तो उसने रेहान से कहा, रेहान, आप यहाँ? क्या आपको मुझसे कोई काम था? कोको ने जैसे ही रेहान को अपने सामने देखा उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। इस वक्त कोको के कान रेड हो गए थे और वो रेहान के सामने थोड़ा ब्लश कर रही थी। तभी रेहान ने कोको से कहा, यस कोको, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम हाई स्कूल जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हो? जैसे ही रेहान ने ये बात कोको से कही, कोको सरप्राइज होकर रेहान की तरफ देखने लगी और उसने रेहान से कहा, क्या मैं हाई स्कूल चली जाऊं? रेहान, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं हाई स्कूल चली जाऊं? तभी रेहान ने कोको से कहा, यस कोको, मैं चाहता हूं कि तुम हाई स्कूल जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करो क्योंकि तुम सिर्फ 16 साल की ही हो, इसलिए तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। टीना भी प्राइमरी स्टडी के लिए स्कूल जाएगी और मैंने टीना का जहां एडमिशन करवाया है वही तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा क्योंकि वो स्कूल प्राइमरी के साथ साथ हेगा स्कूल भी है। और इस तरह तुम और टीना दोनों साथ साथ स्कूल भी चली जाओगी। रेहान की बात सुनकर कोको ने अपना सिर झुका लिया और बहुत ही सॉफ्टली रेहान से कहा, ठीक है रेहान, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी। रेहान की बात सुनकर कोको ने रेहान से कहा, ठीक है रेहान, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करूं तो मैं हाई स्टडीज के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार हूं और आप मुझे जिस भी स्कूल में जाने के लिए कहेंगे मैं वहां चली जाऊंगी। जैसे ही रेहान ने कोको के मुंह से ये बात सुनी तो वो खुश हो गया और उसने चैन की सांस ली। जापान की लड़कियां बहुत ही जेंटल थी और इसीलिए कोको ने भी बहुत ही जेंटली रेहान की बात मान ली थी। तभी रेहान ने आंखों से कहा, दैट्स गुड कोको, अब तुम अपने स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे स्कूल जाने के सभी अरेंजमेंट्स अगले 2 दिन में करवा दूंगा। और इतना कहकर रेहान कोको के रूम से वापस जाने लगा, पर तभी कोको ने रेहान को रोकते हुए उससे कहा, पर रेहान, वो। कोको की बात सुनकर रेहान ने पीछे मुड़ते हुए कोको से कहा, क्या हुआ कोको, क्या तुम्हें कुछ और भी पूछना है? तभी कोको ने रेहान से कहा, रेहान, मैंने सुना है कि इंडिया में जो लोग हाई स्कूल जाते हैं उन्हें हाई स्कूल में रह करके ही अपनी स्टडी पूरी करनी पड़ती है। क्या मुझे भी अपनी स्टडी स्कूल में रह करके ही कंप्लीट करनी पड़ेगी? और क्या मुझे भी यहाँ से जाना होगा? कोको की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कोको से कहा, ये तुम क्या कह रही हो कोको? और ये तुमने कहाँ से सुन लिया? हाँ, पहले यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स थे पर अभी वो स्कूल्स बंद हो चुके हैं और यहाँ पर जो बाकी स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टूडेंट को अपनी स्टडी करने के लिए स्कूल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज कर दिया है और तुम यहाँ रहकर भी अपनी स्टडी कर सकती हो। और जैसे ही कोको ने रेहान से ये बात सुनी उसने चैन की सांस ली और थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी।
रेहान के मुंह से ये बात सुनकर कोको बहुत अच्छा फील कर रही थी। अब कोको को अपनी आगे की स्टडी करने के लिए स्कूल में नहीं रहना पड़ेगा। वो हर दिन अपनी स्टडी के लिए स्कूल जाएगी और फिर शाम तक वापस आ जाएगी। और अब तो कोको को रेहान से दूर जाने की टेंशन भी नहीं थी, इसलिए कोको बहुत खुश थी। कोको जापान से हजारों माइल्स का सफ़र तय करके इंडिया आई थी, जहां वो किसी को भी नहीं जानती थी। पर कोको कहीं ना कहीं रेहान पर बहुत बिलीव करने लग गई थी और इसीलिए वो इतनी दूर रेहान के साथ आ गई थी। कोको अब रेहान को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। और अगर इस वक्त रेहान ने कोको को खुद से दूर कर दिया होता तो कोको कब की मर चुकी होती, क्योंकि कोको को सच में नहीं पता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ दिनों बाद स्कूल का सीजन भी स्टार्ट हो गया था। रेहान ने ऑलरेडी अपने कुछ लोगों से कहकर टीना और कोको के लिए स्कूल के सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए थे और आज कोको और टीना को स्कूल के लिए रिपोर्ट करना था। टीना अपनी एज के अकॉर्डिंग इस वक्त प्राइमरी स्कूल की 5th क्लास की स्टूडेंट थी। पर जो चीज़ रेहान को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि टीना मेहिका के गाइडेंस में बहुत जल्दी सीख गई थी। टीना चीज़ों को जल्दी समझ जाती थी, पर फिर भी मेहिका के गाइडेंस में टीना और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी। टीना इस वक्त तक एलिमेंट्री स्कूल नॉलेज को अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए टीना ने प्राइमरी स्कूल स्टेज स्किप कर दी थी और सीधे पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल के मिडिल स्कूल की 1st ग्रेड में पहुंच गई थी। मेहिका के अच्छे गाइडेंस की वजह से और टीना को प्राइमरी स्टेज पर अच्छी नॉलेज होने की वजह से टीना को प्राइमरी स्कूल से सीधे आगे की क्लासेस में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कोको हाई स्कूल की मिडिल क्लास की 1st ग्रेड में थी। कोको और टीना दोनों सेम स्कूल में ही थे, इसलिए उन दोनों को एक साथ पिक करना और भी ज़्यादा ईजी था। आज कोको और टीना दोनों के ही स्कूल का 1st डे था, इसलिए रेहान ने पर्सनली कोको और टीना को पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में ड्रॉप किया था। स्कूल जाने की वजह से कोको और बाकी लोग सुबह जल्दी जग गए थे, पर जब रेहान डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए आया तो उसे वहां पर टीना नहीं दिखी। इसलिए रेहान ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए मैगी से पूछा, टीना कहाँ है? मैगी खुद अभी अभी डाइनिंग रूम में आई थी, इसलिए उसे टीना के बारे में नहीं पता था। रेहान की बात सुनकर मैगी ने वहां की एक मेड से पूछने के बाद रेहान से कहा, बॉस टीना जग चुकी है, पर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अभी भी अपने बेड पर ही लेटी हुई है। बॉस आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तब तक मैं जाकर टीना को फिर से बोल आती हूँ। मैगी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए मैगी से कहा, नहीं तुम रहने दो मैगी, मैं ही जाकर टीना को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद रेहान टीना को जबरदस्ती खींचते हुए नीचे डाइनिंग रूम में ले आया और रेहान ने ये सब इसलिए किया क्योंकि टीना बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहती थी और स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढ रही थी। तभी रेहान ने टीना को जेंटली एडवाइस देते हुए कहा, टीना चलो स्कूल चलते हैं। अब स्कूल ना जाने के लिए ये सब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल तो तुम्हें जाना ही होगा और अब इस बात पर डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए जल्दी से एक अच्छे बच्चे की तरह अपना ब्रेकफास्ट करो और स्कूल चलो। तभी टीना ने ना में अपना सिर हिलाते हुए रेहान से कहा, नहीं मुझे खाना नहीं खाना है बड़े भैया, और ना ही मुझे स्कूल जाना है। टीना की बात सुनने के बाद भी रेहान ने उसे स्माइल करते हुए और थोड़ा समझाते हुए कहा, तुम्हें स्कूल जाकर बहुत मजा आएगा टीना, और तुमने ही तो कहा था कि तुम आइलैंड पर अकेले खेलते खेलते बोर हो गई हो। अगर तुम स्कूल जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे और तुम उनके साथ बहुत मस्ती करोगी और वहाँ पर करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें वहाँ पर सच में बहुत मजा आएगा। और इतना कहने के बाद रेहान ने टीना की तरफ प्लेट बढ़ा दी, ये इंडिकेट करते हुए कि उसे जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। रेहान की बात सुनने के बाद टीना को ना चाहते हुए भी वो प्लेट रेहान से लेनी पड़ी और टीना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करते करते टीना ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, स्कूल में क्या ही फन होता है, पूरे दिन स्टडी करने के बाद फिर से स्टडी करने लग जाओ, यही फन है स्कूल में। इससे अच्छा तो मस्ती से आइलैंड पर रहकर ही स्टडी करो, जब इच्छा हुई तब पढ़ा और जब पढ़ने का मन नहीं हुआ तो लिटिल गोरिल्ला के साथ खेलने लग जाओ। यूजुअली टीना बहुत ज़्यादा सेंसिबल थी और रेहान की हर बात मानती थी। हालांकि इस बार स्कूल की बात को लेकर टीना ने रेहान से स्कूल ना जाने के लिए आर्ग्यूमेंट कर लिया था। रेहान से आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद भी टीना रेहान से थोड़ा गुस्सा थी, पर रेहान जानता था कि टीना उससे ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रहने वाली है, वो थोड़ी देर में अपने आप ही उससे बात कर लेगी। गुस्सा होने के बाद भी जैसे ही टीना ने अपना ब्रेकफास्ट किया, टीना रेहान को हेलीकॉप्टर की तरफ फॉलो करने लगी। रेहान अपने आइलैंड से हिजू के डाउनटाउन एरिया चला गया। कहीं भी जाने आने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए रेहान नॉर्मली हेलीकॉप्टर का ही यूज़ किया करता था। हालांकि इसके अलावा रेहान के पास एक बोट भी थी और रेहान बोट से भी वहां जा सकता था, पर बोट की स्पीड हेलीकॉप्टर की स्पीड से बहुत कम थी और टाइम बचाने के लिए रेहान हेलीकॉप्टर का ही यूज़ कर लेता था। इस वक्त हेलीकॉप्टर में रेहान, मैगी, कोको और टीना थे। रेहान और मैगी हिजू के लिए हेलीकॉप्टर ड्राइव कर रहे थे। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल हिजू के टॉप 3 प्राइवेट एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स में से एक थी। ये सी साइड से और इस शहर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। ये स्कूल एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। इस स्कूल के अंदर की सीनरी बहुत खूबसूरत थी।
यहाँ पर चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे थे और कुछ हिल्स और लेक्स भी थी। ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक एरिस्टोक्रेटिक स्कूल होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता था और यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज थी। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन के लिए भी बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते थे और यहाँ पर अच्छी क्लास एजुकेशन के साथ साथ बाहरी एजुकेशन और एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से करवाई जाती थी। एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में पढ़ना इतना भी इजी नहीं था और इनफैक्ट एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में स्टडी करना बाकी ऑर्डिनरी स्कूल्स में स्टडी करने से भी ज़्यादा टफ था। यहाँ का मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते थे। जनरल नॉलेज के अलावा यहाँ के स्टूडेंट्स को बाकी सभी चीज़ों की भी जानकारी रखनी होती थी और सब कुछ लर्न करना होता था। यहाँ तक कि जो नॉलेज अपर क्लास के स्टूडेंट्स को हुआ करती थी वो नॉलेज इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल एटिक्विटी, मैनर्स, क्लोथिंग, हाई लेवल एंटरटेनमेंट और ऐसी बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में एक सेमेस्टर की कॉस्ट लाखों रुपए थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिच और वेल्थी फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे ही स्टडी के लिए आते थे। रेहान खुद भी बहुत अच्छी और रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसके लिए इतने से रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी और सच कहे तो रेहान के लिए ये स्कूल भी एक लो स्टैंडर्ड स्कूल ही था। पर रेहान ने टीना और कोको की स्टडी के लिए पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल को ही इसलिए चूज किया था क्योंकि स्कूल उसके हिम आइलैंड से ज़्यादा दूर नहीं थी और यहाँ पर स्टडी भी अच्छी होती थी। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल रेहान के हिम आइलैंड के पास होने की वजह से रेहान के लिए यहाँ से आना और जाना और भी ज़्यादा कन्वीनियंट था। रेहान का हेलीकॉप्टर डायरेक्टली उसके हिम आइलैंड से स्कूल पहुँच जाता था और इन सब में आधे घंटे से भी कम टाइम लगता था। हेलीकॉप्टर से नीचे देखने पर स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी दिख रही थी। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल इतनी बड़ा था कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसमें दूर दूर तक बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। उस स्कूल में स्टूडेंट्स के खेलने के लिए स्टेडियम भी बने हुए थे और ये स्टेडियम स्पेशली फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और स्विमिंग पूल के लिए बनाए गए थे और इसके साथ ही यहाँ पर ओपन एयर गोल्फ कोर्स, बेसबॉल स्टेडियम और F1 ट्रैक भी मौजूद था और यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने की भी फैसिलिटी थी। जिन भी स्टूडेंट्स को स्कूल में रह कर के स्टडी करनी थी वो यहाँ रह कर के अपनी स्टडी पूरी कर सकता था और जो स्टूडेंट्स अपने घर पर रह कर के स्टडी कंप्लीट करना चाहते थे वो वहाँ से भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते थे। आज से स्कूल स्टार्ट हो गया था। स्कूल की पार्किंग में सभी तरह की लग्जूरियस कार्स पार्क की गई थी। यहाँ पर कार्स के अलावा बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर कार्स की पार्किंग के साथ साथ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए स्पेशल लैंडिंग पैड्स भी थे। यहाँ तक कि यहाँ पर एयरप्लेन्स के लैंड करने के लिए लॉन्ग रनवे की भी व्यवस्था थी। रेहान ने हेलीकॉप्टर से कोको और टीना को स्कूल छोड़ दिया था और दोनों स्कूल में आ गई थी। अंदर से देखने में ये स्कूल बहुत हाई प्रोफाइल लग रहा था। हालांकि जब रेहान वहां पहुंचा तो उसने अपने चारों तरफ एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स और हेलीकॉप्टर देखे। रेहान इस वक्त अपने हेलीकॉप्टर से यहां आया था पर उन सभी को देखकर रेहान अपने हेलीकॉप्टर का कंपैरिजन उनसे करने लगा और इस वजह से रेहान को थोड़ा लो प्रोफाइल फील हो रहा था और रेहान इस वक्त यही सोच रहा था कि उसे भी यहाँ अपने प्लेन से ही आना चाहिए था। हेलीकॉप्टर के लैंड हो जाने के बाद स्कूल की तरफ से यहाँ पर एक स्पेशल रिसेप्शन स्टाफ अरेंज करवाई गई थी ताकि वो सभी लोगों का वेलकम कर सके। जितना बड़ा स्कूल उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये बात सिर्फ पेरेंट्स पर ही नहीं बल्कि स्कूल पर भी अप्लाई होती थी। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में इस वक्त जितने भी लोग आए थे वो सभी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल के फर्स्ट डे पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए थे। पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में इस वक्त जितने भी लोग आए थे वो सभी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूल के फर्स्ट डे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए थे, इसलिए स्कूल को उन सभी लोगों को अटेंशन देने के लिए स्पेशल रिसेप्शन स्टाफ अरेंज करना पड़ा था ताकि वो उन्हें अटेंशन पे कर सके और उन सभी रिच लोगों को स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगे। उनमें से किसी को भी अच्छे से ट्रीट ना करना स्कूल के लिए रिस्की हो सकता था और अगर स्कूल के ये लोग किसी नैरो माइंडेड पर्सन से टकरा जाते और उसे ये फील होता कि स्कूल उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है या उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये बाद में स्कूल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। हालांकि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने केपेबल थे कि वो इस एरिस्टोक्रेटिक स्कूल को मैनेज कर सकते थे, पर फिर भी कहते हैं न कि अच्छा बिहेवियर आगे तक काम आता है और अगर पहले से ही संभल कर चला जाए तो किसी को खुद पर अंगुली उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ ये स्कूल खुद भी रुपये अर्न करना चाहता था, इसलिए स्कूल के लिए भी यही बेटर था कि वो इतने रिच लोगों से पंगा ना ले और ना ही उनका ऑफेंस करें। और फिर जिस तरीके से किसी दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान का रूप होता है उसी तरह से स्कूल में स्टूडेंट्स भी भगवान का रूप होते हैं और इसलिए उनके पेरेंट्स भी भगवान ही माने जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चों का एडमिशन इतने अच्छे और महंगे स्कूल्स में करवाते हैं। तभी स्पेशल रिसेप्शन स्टाफ का एक मेंबर रेहान का वेलकम करने के लिए उसके पास आया।
वो रेहान को पहचान गया था, इसलिए उसने रेहान से कहा, हेलो, आप रेहान हैं ना? मैंने सही कहा ना? रेहान ने उस शख्स को हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस आई एम रेहान, मैं यहाँ कोको और टीना को स्कूल के फर्स्ट डे पर रिपोर्ट करने के लिए लाया हूँ। ये लोग रेहान को इसलिए जानते थे क्योंकि 2 दिन पहले रेहान पर्सनली यहाँ इस स्कूल के बारे में इंस्पेक्ट करने के लिए आया था। रेहान ये बात जानना चाहता था कि ये स्कूल सच में उतना अच्छा है भी कि नहीं, पर यहाँ आने के बाद रेहान को ये स्कूल अच्छा लगा था। तभी उन लोगों ने रेहान से कहा, पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में आपका स्वागत है मिस्टर रेहान। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इधर आ जाइए। नॉर्मल और ऑर्डिनरी स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आते थे और बच्चे से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उन्हें पूरा करते थे, या जो भी पेपरवर्क और सिग्नेचर करना होता था उनके पेरेंट्स ही पूरा करते थे। पर पर्पल स्टार प्राइवेट स्कूल में रेहान को सिर्फ इन लोगों को फॉलो करना था जिन्होंने अभी अभी रिसेप्शन पर रेहान का वेलकम किया था। उन्हें फॉलो करने के बाद रेहान चाय पीते हुए थोड़ी देर वहीं पर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पर स्कूल स्टाफ के किसी मेंबर ने स्कूल की यूनिफॉर्म और बैज डिलीवर कर दिया। स्कूल के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद रेहान और बाकी सभी लोगों को यहाँ की क्लास टीचर से मिलना था। जो स्टूडेंट्स इस स्कूल में पढ़ने वाले थे उनके पेरेंट्स से मिलना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि अगर फ्यूचर में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इजीली उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलकर इस बारे में बात कर सकते थे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की सिचुएशन के बारे में भी उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट कर सकते थे। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सभी रिच सेकंड जनरेशन के लोग थे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो टीचर्स तक की बात भी नहीं मानते थे और उनकी भी इंसल्ट कर देते थे। इसलिए टीचर्स को इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलकर इस बारे में अक्सर बात करनी पड़ती थी। टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए यहाँ के टीचर्स को उनके पेरेंट्स की हेल्प लेने पड़ती थी और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में उनके पेरेंट्स को बताया जाता था ताकि वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दे सके। अगर इनके पेरेंट्स भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे तो ऐसे स्टूडेंट्स कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते थे और जब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तब जाकर उन स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर ऐसी सिचुएशन में स्कूल के पास सिर्फ यही ऑप्शन होता था कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल दे। पर इन सब के रिस्पॉन्सिबल वो स्टूडेंट्स खुद ही होते थे, क्योंकि वो ना तो उस वक्त टीचर्स की बात मानते थे और ना ही अपने पेरेंट्स की। टीचर्स से मिलने के बाद टीना और कोको भी अपनी अपनी क्लास में चली गई थी। कोको तो रेहान के कहने पर वैसे भी अपनी क्लास में चली ही जाती, पर टीना अब तक अपनी क्लास में ना जाने के बहाने बना रही थी। पर जैसे ही टीना अपनी क्लास में गई तब जाकर रेहान ने एक चैन की सांस ली। रेहान भी अब वापस अपने हेलीकॉप्टर की तरफ लौट रहा था। वहां पर जाने के बाद उसने मैगी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मैं तो अभी तक अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझ रहा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी उन दोनों का गार्डियन बनकर कोको और टीना को उनके स्कूल छोड़ने जाऊंगा। पर सच कहूँ तो मुझे इन सब में इन्वॉल्व होकर बहुत मजा आया और ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तभी मैगी ने रेहान से कहा, बॉस आप थक गए होंगे, आप आज सुबह से ही इन सब कामों में बिजी थे, क्या अब हमें वापस मैनर चल लेना चाहिए? मैगी की बात सुनकर रेहान ने धीरे से उससे कहा, हम थोड़ी देर यहीं पर वेट कर लेते हैं, और वैसे भी हमें मैनर लौटने की इतनी भी जल्दी नहीं है। रेहान की बात सुनकर मैगी ने रेहान से कहा, बॉस क्या आपको टीना और कोको की टेंशन हो रही है और क्या आप इसीलिए यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं? तभी रेहान ने मैगी से कहा, हाँ मुझे टीना के बारे में सोचकर थोड़ी टेंशन हो रही है। कोको तो अपने आप को संभाल लेगी, पर मुझे डर है कि कहीं टीना बाकी के बच्चों को परेशान न करने लग जाए। टीना सच में बहुत शैतान बच्ची है, इसलिए वो क्लास में भी शैतानी करेगी, जबकि कोको बहुत ही जेंटल और समझदार है और बिल्कुल पानी की तरह साफ है। और मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं कोई कोको को उसकी क्लास में परेशान ना करें। चाहे स्कूल छोटा हो या बड़ा या किसी भी लेवल का हो, पर वहाँ पर ऐसी चीजें तो होती रहती है। सीनियर्स अपने जूनियर्स को बिना वजह बुली करने लग जाते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल को किस तरीके से सुपरवाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और इतने सारे बच्चों में हर एक बच्चे की एक्टिविटी पर लगातार 10 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक नज़र रखना पॉसिबल नहीं होता था। और अगर एक दिन ये सब मैनेज कर भी लिया जाए तो वो इनफ नहीं था, क्योंकि हर दिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। ये सब चीज़ें सिर्फ ऑर्डिनरी स्कूल्स में ही नहीं होती थी, बल्कि एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स भी इन सब से नहीं बच पाए था। इतने हार्ड रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बाद भी वहाँ पर ऐसे केसेस आते रहते थे और इसलिए एरिस्टोक्रेटिक स्कूल्स में ऐसी टायरानिकल सिचुएशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती थी। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट स्टडी के लिए आए थे वो सभी बहुत अच्छी और वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स बैड टेम्पर रखते थे। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल थे और साथ ही उनकी फैमिली भी बहुत रिच और कॉन्फिडेंट थी।
रिच होने की वजह से वो स्टूडेंट्स किसी भी चीज से नहीं डरते थे और इसी वजह से वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को गले लगाने से या बिना मतलब उनमें उलझने से पीछे नहीं हटते थे। वो बेमतलब अपने आसपास के स्टूडेंट्स और क्लासमेट को बुली करते थे और किसी की भी इंसल्ट कर देते थे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, बॉस, तो क्या हमें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम कोको और टीना के प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज देनी चाहिए? मैगी की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैगी से कहा, नहीं मैगी, इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोको और टीना बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल आना पसंद करेंगी। और तभी रेहान ने थोड़ी देर सोचने के बाद मैगी से कहा, मुझे लगता है कि हमें स्कूल के मैनेजमेंट और वहां के सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। चलो हम वापस मैनर चलते हैं। रेहान की बात सुनकर मैगी ने रेहान को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, यस बॉस। रेहान को रिस्पॉन्ड करने के बाद मैगी ने हेलीकॉप्टर के इंजन को ऑन कर लिया और मैगी और रेहान दोनों हिम आइलैंड के लिए निकल गए। मॉर्निंग में तो रेहान और मैगी कोको और टीना को स्कूल ड्रॉप भी करने गए थे, पर इवनिंग में टीना और कोको को स्कूल से वापस पिक करने के लिए मैगी हेलीकॉप्टर लेकर चली गई थी। और फ्यूचर में कोको और टीना को स्कूल के लिए लेकर जाना और फिर वापस वहां से लेकर आना बिल्कुल नॉर्मल होगा। हालांकि मैगी हर दिन पर्सनली कोको और टीना को वहां ड्रॉप करने के लिए नहीं जाएगी। इन सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि रेहान के कुछ बॉडीगार्ड्स को हेलीकॉप्टर चलाना आता था, इसलिए फ्यूचर में कोको और टीना को आइलैंड से स्कूल ड्रॉप करना और फिर शाम को वापस स्कूल से आइलैंड के लिए ड्रॉप करने का काम वो बॉडीगार्ड्स ही देखने वाले थे। इसलिए अगर मैगी को रेहान के साथ किसी काम से बाहर भी जाना पड़ा तो उसे इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि कोको और टीना को स्कूल से वापस कौन लेकर आएगा। इस वक्त रेहान बाकी सभी लोगों के साथ डाइनिंग रूम में बैठकर डिनर कर रहा था। टीना नॉर्मली ज्यादा खाना नहीं खाती थी, पर आज टीना बहुत खाना खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरे दिन से खाना ही नहीं खाया था। तभी रेहान ने टीना से कहा, टीना, क्या तुमने स्कूल में खाना नहीं खाया? क्या स्कूल का खाना अच्छा नहीं था? रेहान की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, स्कूल का खाना ठीक था, पर वहाँ का खाना घर के खाने जितना अच्छा नहीं था। टीना की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए टीना से कहा, क्या टीना, तुम भी बिल्कुल नॉनसेंस वाली बातें करती हो? मैंने भी तो दोपहर में तुम्हारी स्कूल में ही खाना खाया था, मुझे तो वहाँ का खाना बुरा नहीं लगा और वहाँ के खाने का स्टैंडर्ड भी हाई क्लास ही था। तभी टीना ने रेहान से कहा, ऐसा नहीं है भैया, और ना ही मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लंच के टाइम पर मेरा पेट भरा हुआ था या मैंने खाना नहीं खाया था। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद दोपहर में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी और इसलिए तब से लेकर अब तक वो सारा खाना डाइजेस्ट हो गया है और इसलिए अब मुझे ज्यादा भूख लग रही है। मॉर्निंग में स्कूल जाने के बाद टीना ने वहां अपने आप को कैंपस के बाकी लोगों के साथ फैमिलाइज किया था और बाद में टीना को क्लास के लिए असाइन किया गया था। फिर दोपहर में टीना ने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की थी और उसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया था और ये सब कुछ आइलैंड पर क्रेजली रन करने से भी ज्यादा थका देने वाला था। टीना आज मॉर्निंग से इवनिंग तक सारे दिन इन्हीं सब एक्टिविटीज में बिजी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगने लग गई थी। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से टीना जल्दबाजी में खाना खा रही थी। वहीं कोको बहुत ही तरीके से खाना खा रही थी। बहुत सी बार कोको को देखने के बाद रेहान को भी इस बात पर डाउट होता था कि कोको की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डिनरी लोग कैसी क्वालिटी का खाना खाते हैं या कैसे रहते हैं और किस तरह के कपड़े पहनते हैं, पर फिर भी उनकी कुछ हैबिट्स को और कुछ तरीके को आसानी से देखा और समझा जा सकता था। यूजुअली कोको खाना खाती थी या वॉक के लिए जाती थी या कोई और छोटा मोटा काम कर लेती थी। कोको को देखकर रेहान ये बता सकता था कि कोको की एक फैमिली थी और वो अकेली नहीं थी। यूजुअली कोको खाना खाती थी या वॉक के लिए जाती थी या कोई और छोटा मोटा काम कर लेती थी। कोको को देखकर रेहान ये बता सकता था कि कोको का बर्थ किसी फैमिली में ही हुआ था और वो अकेली नहीं थी। हालांकि ये बात कोको ने किसी को भी नहीं बताई थी, इसलिए रेहान भी इस बात को जानने के लिए कभी इसकी गहराई में नहीं गया था और ना ही कभी इस बारे में जानने की कोशिश की थी। तभी रेहान ने एक बार फिर अपने पेरेंट्स वाली स्टाइल में कोको और टीना से कहा, क्या तुम लोगों ने आज का होमवर्क कर लिया है? अगर तुम लोगों को स्कूल में आज होमवर्क मिला है तो उसे डिनर के बाद जल्दी से फिनिश कर लेना। रेहान की बात सुनने के बाद टीना ने हेल्पलेस होते हुए रेहान से कहा, क्या बड़े भैया, हमें आज होमवर्क कैसे मिलेगा? आज तो स्कूल का पहला ही दिन था और अभी तक तो प्रॉपर्ली क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। तभी रेहान ने टीना से कहा, ओह अच्छा ऐसी बात है, पर अगर तुम लोगों के पास करने के लिए होमवर्क नहीं है तो तुम लोग रात में जल्दी ही सो जाना ताकि तुम अगले दिन स्कूल के लिए जल्दी जग सको और तुम्हें स्कूल जाने में देरी ना हो। क्योंकि अगर तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो गए तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हारी टीचर तुम्हें वहां सबके सामने डांटेंगी और वो सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। रेहान की बात सुनकर टीना ने रेहान को छेड़ते हुए उससे कहा, हाँ भैया भी ना सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। भैया को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्कूल हमें नहीं बल्कि उन्हें जाना है। और मुझे तो लगता है कि रेहान भैया अपने स्कूल टाइम में हमेशा ही स्कूल देरी से पहुंचते थे।
और इसलिए रेहान भैया को हमेशा उनकी टीचर से डांट पड़ती थी। टीना की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए और टीना के सर पर अपने हाथ से हल्की सी टपरी मारते हुए उससे कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा बोलती हो टीना, चलो अब जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो। तभी रेहान ने इंस्ट्रक्ट करते हुए टीना से कहा, हो राइट, आज तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम्हें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है और ना ही तुमने कल ट्यूशन पर कोई स्टडी की थी। आज तो बहुत लेट हो गया है, पर कल से तुम्हारी ट्यूशन टीचर मिहिका तुम्हें ट्यूशन करवाएंगी, इसलिए डिनर के बाद तुम बिल्कुल भी कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलोगी और ना ही बेवजह इधर उधर घूमोगी। डिनर करने के बाद तुम जल्दी ही सो जाना। रेहान की बात सुनकर टीना ने उससे कहा, ओह भैया, मैं समझ गई। अगले दिन रेहान ओरिजिनली ये चाह रहा था कि वो पर्सनली जाकर टीना और कोको को स्कूल के लिए ड्रॉप करें। हालांकि तभी रेहान के पास अनन्या का कॉल आ गया और उसने फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट की डिजाइन के कंप्लीट हो जाने के बारे में रेहान को बताया। अनन्या खुद इस फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट का डिजाइन रेहान को दिखाने के लिए आने वाली थी, इसलिए उसने वो डिजाइन्स किसी और के हाथ डिलीवर नहीं किए थे। अनन्या का कॉल आ जाने की वजह से रेहान कोको और टीना को स्कूल के लिए ड्रॉप नहीं कर पाया था, इसलिए कोको और टीना को स्कूल के लिए अभिनव ने ड्रॉप कर दिया था। रेहान इस वक्त अपने मैनर में अनन्या का ही वेट कर रहा था। रेहान के आइलैंड की वो सुनसान जगह जहां पर रेहान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्री लोकेटेड थी, उसका नाम अब इंडस्ट्रियल आइलैंड कर दिया गया था। हालांकि ये जगह अभी बहुत सुनसान थी और यहाँ पर कोई नहीं रहता था, पर बहुत जल्दी ही ये सब ठीक होने वाला था और यहाँ पर फिर से रौनक होने वाली थी। अनन्या के रेहान के मैनर पर आ जाने के बाद रेहान अनन्या के साथ स्टडी रूम में आ गया था। स्टडी रूम में एक ऐसी वॉल थी जो हाई डेफिनेशन लेजर प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती थी। अनन्या ने फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट को उस वॉल पर प्रोजेक्ट कर दिया और रेहान को उसके स्पेसिफिक प्लान्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी। तभी अनन्या ने रेहान को एक्सप्लेन करते हुए कहा, बॉस, आपके प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग आइलैंड के साउथ वेस्ट में 2 अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बनने वाली थी और ये बिल्डिंग्स आपके एम्प्लॉइज के लिविंग क्वार्टर के लिए यूज होने वाली थी और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था वो जियोथर्मल पावर स्टेशंस के लिए बिल्ड किया जाना था। अनन्या के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद रेहान को फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में सब कुछ समझ आ गया था। रेहान इस वक्त एक फैक्ट्री बिल्ड करना चाहता था, पर उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी थी, जिसे किसी भी हाल में अवॉइड नहीं किया जा सकता था। हालांकि जियोथर्मल एनर्जी बहुत ही क्लीन थी और पोल्यूशन फ्री थी और अगर एक बार ये बन गई तो यहाँ पर बाकी रिसोर्सेज का कोई भी कंजप्शन नहीं होगा। हालांकि रेहान के पास इससे भी बेहतर सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी है, पर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को इस वक्त यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था। रितिका ने अभी अभी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पर रिसर्च स्टार्ट की थी और फ्यूचर में इसे पूरा होने में और एक मैच्योर टेक्नोलॉजी बनने में शायद 1 या 2 साल और 3 से 5 साल भी लग सकते थे। रितिका के इस न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की रिसर्च के लिए रेहान ने ही इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, इसलिए अभी के लिए जियोथर्मल पावर सप्लाई स्टेशन बिल्ड किया जाना जरूरी था। अनन्या की बात सुनने के बाद रेहान ने अनन्या से कहा, अनन्या, आइलैंड का कॉम्प्रिहेंसिव लैबोरेटरी प्लान कहाँ है? तभी अनन्या ने रेहान से कहा, बॉस, इसे फैक्ट्री के प्लान में ही कनेक्ट कर दिया गया है। रेहान ने अनन्या से कहा, ये सब तो ठीक है अनन्या, पर इसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बारे में तुमने क्या सोचा है? क्या तुमने इस बारे में भी कुछ प्लान किया है? रेहान की बात सुनने के बाद अनन्या ने रेहान से कहा, यस बॉस, मैंने इस बारे में भी प्लान कर लिया है और ये इसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट है। अनन्या को देखकर ये लग रहा था कि वो इस बारे में वेल प्रिपेयर्ड है और सारी तैयारी करके आई है। ब्लूप्रिंट को देख लेने के बाद रेहान ने सेटिस्फाई होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। इंडस्ट्रियल आइलैंड में, या सच कहे तो इन सब में, रेहान को अंडरग्राउंड फैसिलिटी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लग रही थी और रेहान के लिए ये प्लेस फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनने वाला था। और जब फैक्ट्री की असेंबली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब रेहान वहां पर इंटेलिजेंट मैकेनिकल आर्मी का काम सीक्रेटली स्टार्ट कर देगा, जो कि रेहान के लिए उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनने वाला था और इसे बाहर की दुनिया से बहुत ही बचाकर और सीक्रेट रखना पड़ेगा। इंटेलिजेंट मैकेनिकल आर्मी या इससे रिलेटेड कोई भी बात भूल से भी किसी और को नहीं पता चलना चाहिए और ना ही इस बारे में कुछ भी लीक होना चाहिए। और इस ट्रम्प कार्ड के बारे में जो फ्यूचर में रेहान के पास होगा उसके बारे में सिर्फ कुछ एक लोगों को ही पता चलेगा और उस वक्त इस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन होने के बाद भी अनन्या को इस बारे कुछ नहीं पता था कि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी क्यों तैयार करवाई जा रही थी या इसका फ्यूचर में क्या यूज किया जाएगा। हालांकि रेहान ने अनन्या को खुद ही इस प्रोजेक्ट की डिजाइन्स बनाने के लिए हायर किया था, पर फिर भी रेहान ने ये बात अनन्या को भी नहीं बताई थी। और जब अनन्या को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो वो इस बात को किसी को भी बताकर लीक नहीं करेगी और इसलिए रेहान को इस वक्त अनन्या के बारे में सोचकर कोई टेंशन नहीं हो रही थी। इस वक्त तक अनन्या सिर्फ इस बिल्डिंग की डिजाइन्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगी और जब फ्यूचर में ये फैक्ट्री ओपन होगी तो अनन्या को यहाँ की अंडरग्राउंड फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इसलिए रेहान इन इन्फॉर्मेशन के लीक होने के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं था।
इंडस्ट्रियल आइलैंड की ओवरऑल डिजाइन्स बनकर तैयार हो चुकी थी और अब इसका काम कभी भी स्टार्ट किया जा सकता था। इन सब के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को ढूंढना बहुत ईजी था और जब रेहान रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को डेवलप कर रहा था तब रेहान ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोलैबोरेट कर लिया था। क्योंकि अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए वो कोऑपरेशन अभी भी प्रोग्रेस में है और स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट और कोऑर्डिनेशन के लिए रेहान को ये सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं थी। रेहान ने इमरान को नोटिस भेज दिया था और जैसे ही इमरान को वो नोटिस मिला, इमरान पर्सनली रेहान के पास इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए आ गया था। रेहान से इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर लेने के बाद और उनके इंटेंशंस जान लेने के बाद इमरान रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आ गया था ताकि वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोऑर्डिनेट कर सके। इमरान रेहान के मोस्ट केपेबल सबऑर्डिनेट्स में से एक था, स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट में। इसलिए रेहान को इमरान की एबिलिटीज पर पूरा विश्वास था और इमरान रेहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स में आज जाने के बाद इमरान ने इमीडिएटली वहां पर रेलेवेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इकट्ठा किया और उन्हें रेहान के नए प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। और जैसे ही उनमें से कुछ कंपनीज ने इमरान से नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो वो कंपनीज बहुत ज़्यादा खुश हो गई और यही सोचने लगी कि उनके हाथ में ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड जितना बड़ा प्रोजेक्ट है और अब उन लोगों को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। वो लोग एक और आइलैंड को डेवलप करने का टास्क टेक ओवर कर सकते हैं। इस बारे में पता चलते ही वहां पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हालांकि इस दूसरे आइलैंड को डेवलप करने का प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा रिफ्लेक्टिव मून आइलैंड का प्रोजेक्ट था, पर फिर भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। इंडस्ट्रियल आइलैंड का डेवलपमेंट का काम बहुत बड़ा तो नहीं था, पर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के काम से जुड़े होने के कारण ये काम उतना छोटा भी नहीं था। बजट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट कम से कम 20 बिलियन रुपए से कम का नहीं था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक या दो फैमिलीज के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सी फैमिलीज के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता था। इसके अलावा इस एक प्रोजेक्ट के साथ और भी बहुत से प्रोजेक्ट जुड़े हुए थे, इसलिए भले ही ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्टिव मून आइलैंड जितना बड़ा नहीं था पर उससे ज़्यादा छोटा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक जियोथर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट को एक ऑर्डिनरी कंपनी अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी और बिना स्पेशल टेक्निकल स्किल्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल था। इंडस्ट्रियल आइलैंड के कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड को लेकर रेहान की भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स थी, इसलिए जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी वो कंपनीज इस नए प्रोजेक्ट को खुद लेकर किसी और को ट्रांसफर कर देना चाहती थी। इससे इन कंपनीज को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था क्योंकि ये कंपनीज इस नए प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रॉफिट पर लेकर किसी दूसरी कंपनी को कम प्रॉफिट पर ट्रांसफर कर देना चाहती थी और बीच का प्रॉफिट खुद रख लेना चाहती थी। पर यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रेहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। और अगर एक बार रेहान को इस बारे में पता चल गया तो वो उन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी से डील करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। रेहान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था बल्कि बहुत ही रिच और सक्सेसफुल था और रेहान की पावर और इन्फ्लुएंस के आगे इमरान का स्टेटस सिर्फ एक चीफ मैनेजर का था। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस की बात ना की जाए तो यहाँ के सबसे रिच और वेल्थी फैमिली के हेड भी रेहान के सामने एरोगेंट होने की हिम्मत या उनकी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करते थे, बल्कि अपने हर एक वर्ड को रेहान के सामने सोच समझकर बोलते थे। इमरान के पास रेहान का ऑथराइजेशन था और रेहान की कुछ प्रॉपर्टीज की अथॉरिटी इमरान के नाम से थी और इमरान के अंडर थी। इसलिए इमरान को उन लोगों से छोटी मोटी डील करने के लिए रेहान को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कहा जा सकता था कि रेहान ने कुछ पावर्स इमरान के हाथों में भी दे रखी थी और इसलिए इमरान उन लोगों के सभी डिसीजन खुद ले सकता था और उनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमरान के हाथों में थी। और इसलिए जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला कि रेहान इंडस्ट्रियल आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉसेस और डायरेक्टर्स क्रेजी हो गए। ये सब जानने के बाद उन लोगों की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि इस वक्त दिन है या रात, और जल्दबाजी में वो सभी डायरेक्टर्स और बॉसेस इमरान को गिफ्ट्स देने के लिए पहुंच गए थे। उन लोगों के इमरान को दिए हुए गिफ्ट सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये तो बता पाना मुश्किल था, पर उन गिफ्ट्स के बहाने ही सही कम से कम उन लोगों को इमरान से इस बारे में बात करने का तो मौका मिलेगा। यही सोचकर वो सभी लोग इमरान के पास गिफ्ट्स लेकर आ गए थे। जैसे ही रेहान के नए प्रोजेक्ट के बारे में इमरान ने लोगों को बताया तो वो सब लोग बिना समय की परवाह करे जल्दी से इमरान के पास गिफ्ट्स देने के लिए पहुंच गए। उन लोगों के इमरान को दिए हुए गिफ्ट सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये तो बता पाना मुश्किल था, पर उन गिफ्ट्स के बहाने ही सही कम से कम उन लोगों को इमरान से इस बारे में बात करने का तो मौका मिलेगा। यही सोचकर वो सभी लोग इमरान के पास गिफ्ट्स लेकर आ गए थे। अदरवाइज अगर इमरान ने इंडस्ट्रियल आइलैंड के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उनमें किसी को न देकर किसी और को वो प्रोजेक्ट दे दिया तो वो ये प्रोजेक्ट इमरान से कभी नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि वो लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसको डेवलप करने का काम भी उनके हाथों से जा सकता था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की जा सकती थी।
ये ऐसी सोसाइटी थी जहां लोग एक दूसरे को नीचे खींचकर अपना काम निकालते थे और अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो इन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते थे। इमरान ने उनमें से किसी का भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, चाहे उन लोगों ने किसी भी तरह से वो गिफ्ट्स भेजे हो, पर इमरान ने उन्हें रिटर्न कर दिया था और अपने इंटेंशंस उन सब के सामने क्लियर कर दिए थे। और रही बात रेहान की, तो ऐसा नहीं था कि ये लोग रेहान को अपने इन्फ्लुएंस में नहीं लेना चाहते थे। ये लोग रेहान तक पहुंचना तो चाहते थे, पर इन लोगों को चाहकर भी रेहान तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। इन लोगों के बीच में रेहान की क्या आइडेंटिटी थी? रेहान बहुत ऊंचे लेवल का आदमी था। रेहान एक बहुत बड़ी और रिच फैमिली को बिलोंग करता था, वहीं ये लोग सिर्फ बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट थे, या ऐसा भी कहा जा सकता था कि ये लोग सिर्फ एक लेबर थे। तो फिर किस राइट से ये लोग रेहान से मिल सकते थे? रेहान जितना बड़ा आदमी इस सब लोगों से इतनी सी बात के लिए पर्सनली तो नहीं मिल सकता था ना। हालांकि रेहान हिम आइलैंड पर रहता था और रेहान और इन लोगों के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि हिम आइलैंड और रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं थे। हालांकि ये जगह रेहान के मैना से ज़्यादा दूर नहीं थी, पर फिर भी ये लोग रेहान से नहीं मिल सकते थे। कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी को भी हिम आइलैंड में जाने की परमिशन नहीं थी और ना ही वे लोग रेहान से मिल सकते थे। यहाँ तक कि इमरान भी बिना रेहान की परमिशंस के हिम आइलैंड नहीं जाता था, और जब इमरान को ही वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी तो किसी और को तो वहाँ जाने की क्या ही परमिशन मिलती। वहीं दूसरी तरफ जुनेद इस वक्त हिम आइलैंड की एक मैनमेड झील में बोट पर बैठा था और रेहान के साथ वहाँ चाय के मजे ले रहा था। तभी उसने रेहान से कहा, रेहान, इन दिनों आकर इस आइलैंड पर काफ़ी रौनक रहने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ कोको और टीना को स्कूल जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और जुनेद का भी पैर ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। हालांकि जुनेद अब खड़ा हो सकता था और घूम फिर भी सकता था, पर जुनेद के पैर इतने भी रिकवर नहीं हुए थे कि वो फास्ट चल सके या दौड़ लगा सके या फिर जंप वगैरह लगा सके, क्योंकि आज जुनेद फ्री था और उसके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं था। इसलिए जुनेद आज वापस रेहान से मिलने उसके मैना आ गया था। आज रेहान भी फ्री था, इसलिए रेहान जुनेद को हिम आइलैंड की मैनमेड झील पर ले आया था और वो दोनों झील में सैर का मजा ले रहे थे। वहाँ की स्पेशल टी को पीते हुए मेहिका, जो उनके साथ उसी बोट पर आई थी, वो बोट पर बैठकर वायलिन बजा रही थी और ये देखने में सच में बहुत ही कल्चरल और इंटरेस्टिंग सीन लग रहा था। जुनेद की बात सुनने के बाद रेहान ने स्माइल देते हुए जुनेद से कहा, तुम सही कह रहे हो जुनेद, आजकल यहाँ काफ़ी रौनक रहने लग गई है और इन सब के लिए इमरान ने काफ़ी मेहनत की है। रेहान और जुनेद इस वक्त हिम आइलैंड की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की बात कर रहे थे। किसी भी आइलैंड को डेवलप करने का प्रोजेक्ट 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता था, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए करीब 3 मंथ्स हो चुके थे और अब जाकर ये आइलैंड थोड़ा लाइवली लगने लगा था और यहाँ आसपास में रौनक रहने लगी थी। मून आइलैंड को डेवलप करने के लिए जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास यहाँ का चार्ज था, वो कंपनीज सिर्फ एक दूसरे से ही कम्पीट नहीं कर रही थी, बल्कि जो बाहर की बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी वो भी रेहान के इस प्रोजेक्ट में किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहती थी। वो कंपनीज बिल्कुल किसी मक्खी की तरह थी जिसे रेहान के प्रोजेक्ट के रूप में शहद मिल गया था और वो उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए सभी कंपनीज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए रिसेंटली इस मून आइलैंड पर बहुत सी एक्टिविटीज देखी जा सकती थी। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए अभी भी 100 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनीज ओपनली या छिपकर किसी न किसी तरह से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, ताकि वो बाकी की कंपनीज से थोड़ा बहुत शेयर अपने नाम कर सके और इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन सके। करंटली वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। देखने में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट काफ़ी फ्लरिशिंग लग रहे थे, पर उनकी रियल सिचुएशन तो कुछ और ही थी जिसे सिर्फ इनसाइडर्स ही जानते थे। और इसके बाद भी जो लोग यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर पा रहे थे वो सिर्फ बड़े लोग ही थे। ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी सिर्फ छोटी मछलियों की तरह थी, स्पेशली कैपिटल चेन, जिसे हमेशा मार्केट से खुद के गायब होने का डर लगा रहता था। बहुत से सर्कमस्टांसेस में इन डेवलपर्स को एडवांस में मनी नहीं दी जाती थी, इसलिए इन डेवलपर्स को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ज़रूरत होती थी। इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ज़रूरत इन्हें कम से कम 6 महीने या 2 साल तक होती थी। बिना सफिशिएंट फंड्स के प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए सिर्फ रोका जा सकता था, और अगर सस्पेंशन की वजह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में डिले हो जाता तो हो सकता था कि फर्स्ट पार्टी इस बात से नाराज होकर सेकंड पार्टी पर पेनल्टी लगा दे। इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनियों का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, चाहे वे कितने भी प्रोजेक्ट टेक ओवर कर ले और कितनी भी अच्छी पार्टी के साथ काम कर ले, ये टेंशन उन्हें हमेशा लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान एक परफेक्ट पार्टनर था। हालांकि रेहान की तरफ से रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट थी, पर रेहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उससे बारे में बात करना थोड़ा ईजी था। जब तक इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा रेहान के प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं की जाती थी, तब तक रेहान उन कंपनीज को टाइम पर पेमेंट कर देता था।
और अगर उन कंपनीज के द्वारा रेहान के प्रोजेक्ट में कोई भी गलती कर दी जाती थी या प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअस नहीं किया जाता था या फिर उस प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया जाता था तो रेहान भी उन कंपनीज का पेमेंट रोक देता था। तभी रेहान ने जुनैद से कहा, हालांकि मैं इमरान की एबिलिटीज पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, और जब भी इमरान मेरे आसपास होता है तो मुझे किसी भी काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। रेहान की बात सुनने के बाद जुनैद ने थोड़ा एनवियस होते हुए रेहान से कहा, रेहान कभी कभी मुझे सच में आपसे बहुत जलन होती है। आपके सभी सबॉर्डिनेट्स कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और आपकी कितनी केयर करते हैं, स्पेशली इमरान जिसके अंदर बहुत सारा पॉलिटिकल टैलेंट भरा पड़ा है। और सच कहे तो ऐसे लोग बाई चांस ही किसी को मिलते हैं जो अपने बॉस के कहने पर सारा काम संभाल लेते हैं, और ऐसे लोगों को हम अपने करीबियों में अपनी अंगुली पर बैठे बैठे काउंट कर सकते हैं। तभी रेहान ने हंसते हुए जुनैद से कहा, पर इमरान इतनी आसानी से मुझे नहीं मिला था। स्टार्टिंग में इमरान मेरा सबॉर्डिनेट नहीं था बल्कि वो किसी और के लिए काम करता था। जुनैद को समझ नहीं आ रहा था कि रेहान ने अभी अभी ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब से जुनैद रेहान को जानता था तब से इमरान रेहान के साथ ही काम करता था और रेहान का मैनेजर बन चुका था। और वैसे भी रेहान के पास्ट में क्या हुआ था इस बात से जुनैद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब जुनैद को रेहान से इस बारे में पता चला कि इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं तो जुनैद का इंटरेस्ट सडनली बढ़ गया और उसने एक्साइटेड होते हुए रेहान से कहा, ओ इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और क्या ऐसे लोगों तक पहुंचने का भी कोई मेथड है? पर मुझे तो कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। जुनैद की बात सुनने के बाद रेहान ने स्माइल करते हुए जुनैद से कहा, मुझे ये सब तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जुनैद। इमरान मेरे यहाँ सबॉर्डिनेट बनने से पहले एक स्मॉल फैमिली होटल का हेड था, पर बाद में ये फैमिली अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा बिजनेस मुझे बेच दिया। यहाँ तक कि जो लोग उस फैमिली होटल में काम कर रहे थे वो भी वही रह गए। जुनैद को इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, पर जब रेहान ने इन सब बारे में जुनैद को एक रफ एक्सप्लेनेशन दिया तो जुनैद को सब कुछ समझ आ गया था कि रेहान उससे इमरान के बारे में पहले क्या कह रहा था। इमरान की फैमिली को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली थी और ना ही उन्हें कभी भी फैमिली के को मेंबर्स से मिलने का मौका मिला था। हालांकि इमरान उस 5 स्टार होटल का CEO था, पर फिर भी उन्हें उस फैमिली सर्कल से दूर ही रखा जाता था और एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था। और जब उस फैमिली ने अपना बिजनेस रेहान को हैंड ओवर किया तो वो लोग इमरान को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने इमरान जैसे टैलेंट को खो दिया। इसके अलावा रेहान ने सिर्फ एक हाई क्लास बिजनेस ही नहीं खरीदा था, बल्कि इसके साथ ही रेहान को एक बहुत ही रेयर टैलेंट और सबॉर्डिनेट इमरान भी मिल गया था, और इसकी वजह से रेहान को बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ था। और अगर कभी कोई इंसान रेहान और जुनैद जितना रिच और सक्सेसफुल बन गया तो वो उस वक्त पैसों की ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की वैल्यू करेंगे कि उनके लिए काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन की सक्सेस उसके अकेले की नहीं होती बल्कि उसके पीछे काम करने वाले उनके सबॉर्डिनेट्स की भी होती है। और अगर यहाँ पर 1 या 2 सुपर टैलेंट्स भी होते थे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव माना जाता था। रेहान ने 10 से भी ज़्यादा सुपर टैलेंट्स का रिक्रूटमेंट कर दिया था और उनमें से कुछ लोग डोमेस्टिक थे तो कुछ लोग बाहर से। इमरान को इन सब में पहले ही कैलकुलेट किया जा चुका था। और इसके अलावा रेहान के पास उसकी बॉडीगार्ड मैगी थी जो खुद सुपर डुपर टैलेंटेड थी। वहीं विवान जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स का हेड और एक बहुत इंटेलिजेंट था और जो ट्रूप्स और फाइटिंग में बहुत अच्छा था। हालांकि रेहान हमेशा लो प्रोफाइल ही रहता था और कभी कभी तो रेहान कुछ ऐसे लोगों से टकरा जाता था जो रेहान को उसकी प्रोफाइल के बेसिस पर जज करते थे। इसमें स्पेशली कुछ इनसिग्निफिकेंट एंट्स थी और ये सभी एंट्स रेहान के सबॉर्डिनेट्स के द्वारा ही मैनेज की जाती थी। और जो लोग रेहान के बराबर के लेवल के थे या उससे थोड़े बहुत ही वीक थे उनसे रेहान को कोई खास लेना देना नहीं था। रेहान कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं करता था और ना ही अपने सबॉर्डिनेट्स को करने देता था। रेहान ने सिर्फ एक बार ही अपनी पावर और अपने बॉडीगार्ड्स का यूज किया था जब वो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर ट्रैप कर लिया गया था। रेहान को बचाने के लिए उसके बॉडीगार्ड्स ने वहां रेहान की हेल्प की थी। हालांकि रेहान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रेहान ने अपने दुश्मन को भी अटैक करने का एक चांस दिया था, पर वो लोग रेहान के बॉडीगार्ड्स के सामने कुछ नहीं कर पाए। हालांकि एलीट्स तो एलीट्स थे। उस सिचुएशन में रिएक्ट करने के बाद पहली चीज जो उन्होंने की थी वो ये थी कि वो अपनी तरफ से ट्रूप्स को इकट्ठा करने लग गए थे और एंड में वो बहुत ही इजीली उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए थे। तभी जुनैद ने चाय का एक सिप लेते हुए रेहान से कहा, चलो इस बारे में अब और बात नहीं करते हैं रेहान, आज सिर्फ मैं आपसे बात करने आया हूँ। रेहान, क्या आपकी सेकंड मूवी जल्दी ही ऑनलाइन आने वाली है? रेहान की बात सुनकर जुनैद ने उससे कहा, छोड़ो ना रेहान, इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे भी मैं आज स्पेशली आपसे मिलने आया हूं और आपसे बात करने आया हूं। जुनैद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय के कप से एक घूमते चाय की पी और कहा, वैसे रेहान, क्या आप अपनी दूसरी मूवी को भी जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं?
जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने कहा, हाँ, मैं अपनी दूसरी फिल्म द जंगल लेजेंड को जल्दी ही तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च करने वाला हूँ, और इस बारे में तो हमारी बहुत पहले बात हो चुकी थी ना। क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? रेहान की बात सुनकर जुनैद ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, रेहान, यही तो प्रॉब्लम है कि आपके साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। वैसे मैं आज आपसे यही पूछने आया था कि क्या आप द जंगल लेजेंड फिल्म की प्रीमियर सेरेमनी लॉन्च करेंगे? ये सवाल अपने कानों में पड़ते ही रेहान ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने पहली फिल्म की ही कोई प्रीमियर सेरेमनी नहीं रखी थी, पर इस बार डायरेक्टर नवीन चाहे जो कहे, उन्हें इस फिल्म के लिए प्रीमियर सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी ही होगी। रेहान की बात सुनकर जुनैद बहुत खुश हो गया और उसने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना बात रेहान, अब चाहे आप जो भी कहे पर प्रीमियर सेरेमनी हम लोग मेरे घर पर रखेंगे। रेहान, अब आप बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, आपको अपने भाई की बात सुननी पड़ेगी। जुनैद की बात सुनकर रेहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल बातें कर रहे हो? वैसे भी अगर हम ये सेरेमनी तुम्हारे घर पर नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? जैसे ही जुनैद में यह बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुश होते हुए बोला, कभी कभी बस थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए। वैसे क्या आपने सिनेमा चूज किया है जहाँ पर हम लोग अपनी इस फिल्म को प्रीमियर के तौर पर दिखाएंगे? ये सवाल सुनकर रेहान ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अभी तक सारी कास्ट और एक्टर्स हायाजू में ही है और सब लोगों के काफी पास भी रहेगा। हालांकि वैसे तो सभी लोग ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं और वहां से यहाँ आ पाना हम सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम होगा, पर चलो देखते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक प्रीमियर सेरेमनी है, जहां भी हम लोग जाएंगे वहीं इसे आराम से कर लेंगे। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने सहमत होते हुए कहा, आपने सही कहा रेहान, फिलहाल तो ज्यादातर सभी हायाजू में हैं। और रही बात लेटेस्ट सिनेमा की, तो शहर के डाउनटाउन एरिया में मेजर सिनेमा है, वो काफी अच्छी जगह है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आपको वो जगह पसंद आएगी। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, एक काम करो, इन सब के बारे में तुम अपने सबॉर्डिनेट्स को कह दो, वो डायरेक्टर नवीन के साथ मिलकर एक मीटिंग कर लेंगे और खुद ही डिसाइड कर लेंगे। रेहान को इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और इसीलिए वो चाहता था कि जो जिसका काम है वो खुद ही कर ले। अगर ये सारा काम रेहान को ही करना होता तो इतने सारे लोग रखने का क्या ही फायदा था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और उसके बाद द जंगल लेजेंड फिल्म की प्रीमियर सेरेमनी भी शुरू हो गई थी। रेहान की पहली फिल्म की सक्सेस के बाद अब इस फिल्म को और भी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। ये मूवी रिलीज से पहले ही अपनी सुर्खियों में बनी हुई थी और लगातार रेहान की पहली फिल्म से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रही थी। इस बार मूवी को सबसे पहले हायाजू में प्रीमियर किया जा रहा था, इस वजह से हिजू में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। हालांकि रेहान की पहली मूवी का प्रीमियर न होने की वजह से हिजू के लोग काफी ज्यादा उदास हो गए थे। इस वक्त ज्यादातर सेलिब्रिटी शहर में ही थे। हालांकि फिल्म का प्रमोशन काफी लाइट किया गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि आसपास कोई हलचल नहीं हो रही थी। हालांकि इस बार एक काम रेहान ने अच्छा कर दिया था कि जो भी फैंस अपने आइडल से मिलना चाहते थे वे लोग आराम से उनसे मिल सकते थे और इस वजह से कहीं न कहीं बाकी नेटिजन्स की पहली मूवी की शिकायतें लगभग कम हो गई थी। इस बार कहीं न कहीं डायरेक्टर नवीन में भी एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था और वो भी लोगों और पैपराज़ी के सामने जाने से बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे और साथ ही साथ बढ़ चढ़कर हर चीज को स्पेशल बना रहे थे। मूवी के प्रमोशन के लिए पहले से ही इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस को इनविटेशन दिया जा चुका था और साथ ही साथ ये सारे सेलिब्रिटी अपने साथ अपने पार्टनर को भी ला सकते थे। मलाइका एक ऐसी सेलिब्रिटी जो फेमस होने के साथ साथ रेहान की दुश्मन भी थी, पर फिर भी उसे किसी तरह का कोई इनविटेशन नहीं मिला था। मलाइका जिसे लोग हेवनली क्वीन ऑफ द सिंगिंग वर्ल्ड कहकर बुलाया करते थे और जिसे इस इंडस्ट्री में काफी साल हो गए थे। कांस ने जो उसकी मूवी के टाइम पर झटका या सदमा दिया था, उससे वो अभी भी उबर नहीं पाई थी। अभी तक मलाइका का सारा घमंड और बदतमीजी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और मलाइका अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही थी। घमंड के साथ साथ इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मलाइका का करियर भी डूब चुका था। जितनी जल्दी मलाइका फेमस हुई थी उतनी ही जल्दी शांत भी पड़ गई थी। जब तक मलाइका की इज्जत थी तब तक बहुत सारे लोग उसकी रेप्यूटेशन का फायदा उठा रहे थे, पर जैसे ही मलाइका के सितारे गर्दिश में दिखने लगे तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। खैर, मलाइका पहली इंसान नहीं थी जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की यही सच्चाई थी जो आज नहीं तो कल सबके साथ कभी न कभी जरूर होनी थी। मलाइका को आज भी याद है वो दिन जब उसकी फिल्म स्काई कैसल रिलीज हुई थी। उस दिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखकर हर कोई हैरान रह गया था और बस अपना नाम किसी भी तरह से मलाइका से जोड़ना चाहता था। हालांकि जब मलाइका का स्कैंडल पकड़ा गया तो वे ही सब लोग उसका मजाक बनाने लगे और यहाँ तक कि कांस ने उसे बैन भी कर दिया था।
इन सब के बाद मलाइका पूरे देश में एक मजाक बनकर रह गई थी और हर कोई उसके मीम्स बनाकर उसका मजाक बनाने लगा। मलाइका के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की बात तो दूर की है, आजकल अगर वो गलती से कभी ऑनलाइन भी चली जाती थी तो सारे नेटिजन्स उसका मजाक बनाना शुरू कर देते थे और साथ साथ उसे मैसेज भेजकर धमकाना शुरू कर देते थे। पास्ट में मलाइका के पास जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी फ्रेंड्स थे, वो सब अब जा चुके थे और किसी को भी मलाइका से अब कोई लेना देना नहीं था। और इससे भी ज्यादा बुरा तो मलाइका के साथ ये हो रहा था कि वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तब पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी और अभी भी उसे रिकवर होने में टाइम लगने वाला था। हालांकि इस दौरान भी उसके फैन उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे और हर कोई उसे बस कर्स करता रहता था। अभी तक मलाइका की आंखें और मुंह ज्यादा रिकवर नहीं हुआ था और ऐसा लगता था कि उसे अभी भी फेशियल पैरालिसिस हुआ है, जिससे ठीक होने में न जाने कितना वक्त लग सकता था। मलाइका जो अपनी सिंगिंग के लिए फेमस थी, उसके गाने का तो आप छोड़ ही दीजिए, इस वक्त अगर वो नॉर्मल इंसान की तरह बात कर ले तो भी बहुत बड़ी बात थी। वो तो मलाइका की अच्छी किस्मत थी जो उसने अपने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे। अगर आगे मलाइका फिर से सेलिब्रिटी नहीं बन पाती है तो भी वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती थी, क्योंकि रिहान या कहें कि मिस्टर खान ने उसे जो 500 मिलियन रुपीस जेड स्टोन के नटराज की मूर्ति के बदले में दिए थे, उसका पैसा अभी तक मलाइका के पास पड़ा हुआ था। रिहान जैसे बड़े आदमी के साथ पंगा लेने के बावजूद मलाइका अभी तक बची हुई थी। ये सोचकर मलाइका कभी कभी रिहान का शुक्रिया अदा करने का दिल करता था, क्योंकि उसे इतना तो पता चल चुका था कि रिहान कोई आम इंसान नहीं है और अब उसके साथ जुनैद और अमन भी मिल चुके हैं, जिसके बाद उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतने ताकतवर आदमी के साथ पंगा लेने की उसने जो बेवकूफ़ी की थी, उसके बाद उसका जिंदा बचना भी मुश्किल था। पर फिलहाल रिहान ने उसे न सिर्फ जिंदा छोड़ दिया था बल्कि उसके बचे हुए पैसों से वो अपनी लाइफ भी आराम से जी सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रिहान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे अपना लेवल और अपना स्टेटस मलाइका के जितना गिराने का कोई शौक नहीं था और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जो मलाइका ने उसके साथ किया है वह उसका बदला मलाइका से कैसे ले। अगर रिहान अपना नुकसान पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मलाइका जी रही है या मर रही है। पर यह बात तो माननी पड़ेगी कि ये सारी गलती मलाइका की थी, जो उसने जानते पूछते रिहान जैसे बड़े आदमी से पंगा लिया था। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी औकात सिर्फ एक अंडे जितनी है और उसके बावजूद उसने बड़े पत्थर जैसे आदमी से पंगा ले लिया था। उसके अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी हुआ उसने वो अच्छे से देखा था। उसके बाद भी उसने रिहान से उलझने की कोशिश की थी, जिसका अंजाम उसे बढ़िया तरीके से मिल चुका था। उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो चुकी थी और पर्सनल लाइफ खराब ना हो, इसके लिए उसे बस अब रिहान का शुक्रिया अदा करना बाकी रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिहान की दूसरी मूवी को वीकेंड पर प्रीमियर किया जा रहा था, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर सभी लोग घर पर ही होते हैं और अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिजू में इस दौरान वीकेंड पर ज्यादातर लोग अपने फैमिली या दोस्तों के साथ फिल्म देखने या फिर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और इस दौरान आसपास के थिएटर सबसे ज्यादा लोगों से भरे रहते हैं। हालांकि आज का दिन थोड़ा स्पेशल था और खान परिवार का थिएटर पूरे शहर में सबसे बड़ा थिएटर था और साथ ही साथ ये थिएटर बहुत ज्यादा लग्जूरियस और हाई एंड था। इतना लग्जूरियस होने के बाद भी इस थिएटर को आज बिजनेस के लिए ओपन नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर आज सिर्फ रिहान की फिल्म को प्रीमियर करने वाले थे। डायरेक्टर नवीन आज यहाँ पर लगभग पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल को इनवाइट करने वाले थे। हालांकि पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल का यहाँ आज आ पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल था। आफ्टर ऑल हर कोई अपनी लाइफ में बिजी था और एक्टर्स की लाइफ तो सबसे ज्यादा बिजी होती थी। हालांकि इतने सारे लोगों में से बहुत से ऐसे एक्टर्स आज यहाँ आए थे जिन्हें बुलाने पर वे तुरंत यहाँ आने के लिए राजी हो गए थे। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक्टर्स के पास टाइम है या नहीं, पर फिर भी यहाँ पहुँचने के लिए इन सब लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया था। डायरेक्टर नवीन की पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसकी कमाई से खान परिवार को भी बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था और यह बात पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल में आग की तरह फैल गई थी। डायरेक्टर नवीन जो एक टाइम पर लोगों का मजाक बनकर रह गए थे और इस वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, आज वही एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुके थे और एंटरटेनमेंट सर्कल में सबसे ज्यादा जरूरी पॉपुलैरिटी ही होती थी। कोई भी डायरेक्टर तभी फेमस होता है जब उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती है और इंडिया में तो 2-4 नाम है जो बहुत अच्छे से जाने पहचाने जाते हैं, चाहे फिर वह संजय लीला भंसाली जी हो या फिर साउथ के SS राजामौली साहब। इन सब ने एक से बढ़कर एक फिल्म को डायरेक्ट कर ही आज इतना बड़ा नाम कमाया है कि हर एक पॉपुलर एक्टर इनके साथ काम करना चाहता है। एक्टर भले ही फिल्म में अच्छा रोल प्ले करके पॉपुलैरिटी ले सकता था, पर फिर भी डायरेक्टर का काम तभी अच्छा माना जाता था जब बॉक्स ऑफिस पर अर्निंग होती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसमें सिर्फ एक्टर का ही इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता था, बल्कि आसपास के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर की सक्सेस पर अपना पैसा लगाने को तैयार हो जाते थे। और प्रोड्यूसर्स तो इस तरह के थे कि डायरेक्टर को अपने हाथ से जाने भी नहीं देते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े या फिर कितने ही तिगड़म क्यों न लगाने पड़े।
जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि रेहान की दूसरी फिल्म की रिलीज जल्दी ही होने वाली थी। डायरेक्टर नवीन के बारे में कहा जाता था कि अगर वह किसी काम को करने की ठान लेते थे तो उसके बाद उस काम को बहुत ही डिटरमिन्ड होकर करते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इससे उनका करियर आगे पुश होगा या पीछे धकेल दिया जाएगा। पर जो भी प्रोजेक्ट उन्हें मिलते थे वो हर एक प्रोजेक्ट को बहुत शिद्दत से करते थे। डायरेक्टर नवीन भी जानते थे कि उन्हें ये सारी पॉपुलैरिटी रेहान की वजह से मिली है, क्योंकि रेहान ने उस वक्त उन पर भरोसा किया था जब कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर नवीन को इतना भी समझ आ रहा था कि आज जो भी प्रोड्यूसर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है वो सब टेम्पररी है। अगर कल को डायरेक्टर नवीन का कोई प्रोजेक्ट फिर से फेल हो जाता है तो यही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। डायरेक्टर नवीन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे दांव पेच समझ आते थे और इतने सालों तक यहाँ काम करने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि इस वक्त उन्हें पैसे या पावर के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रेहान के साथ काम करना है, क्योंकि रेहान का हाथ पकड़कर ही वो पैसा और पावर दोनों अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टर नवीन जानते थे कि अगर गलती से भी उनकी अगली फिल्म द जंगल लेजेंड नहीं चल पाई तो भी रेहान उन्हें इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। और वैसे भी दूसरी तरफ रेहान इन छोटे मोटे प्रॉफिट की ज्यादा परवाह नहीं करता था। रेहान को बस इतना ही अच्छा लगता है कि उसके लिए काम करने वाले लोग रेहान के लिए वफादार रहे और हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। और डायरेक्टर नवीन अच्छे से जानते थे कि रेहान ने उन्हें जो आज़ादी दी थी वो कहीं और काम करने पर उन्हें बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। और वैसे भी डायरेक्टर का काम बहुत ज़्यादा उलझन वाला होता है, हर वक्त प्रोड्यूसर और एक्टर अपने मन की करते रहते हैं और इन सब के बीच में बेचारा डायरेक्टर फंस कर रह जाते हैं। हालांकि रेहान के साथ काम करते वक्त ऐसा नहीं था। प्रोड्यूसर होने के नाते रेहान ने कभी कोई मनमानी डायरेक्टर नवीन के साथ नहीं की थी और उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी दी गई थी। यहाँ तक कि जब पहली फिल्म की शूटिंग के लिए डायरेक्टर नवीन ने 2000 लोगों के लिए कहा तो रेहान ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को फाइटिंग सीन शूट करने के लिए मुंबई से हायाजू बुला लिया था। वहीं दूसरी तरफ रेहान को अच्छे से पता था कि मूवी इन्वेस्टर हर तरह से डायरेक्टर नवीन को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, पर डायरेक्टर नवीन उनकी बातों में नहीं आ रहे थे। ये देखकर रेहान को अब बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। आज के प्रीमियर सेरेमनी के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े स्टार और प्रोड्यूसर आए थे, साथ ही साथ नामी डायरेक्टर भी इस फिल्म सेरेमनी में आए थे। वैसे तो यह बाकी फिल्म की प्रीमियर सेरेमनी की तरह ही एक छोटी सी सेरेमनी थी, पर फिर भी आज का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई अवार्ड सेरेमनी हो। आज इन सब लोगों के यहाँ आने का मकसद भी काफ़ी ज़रूरी था। यहाँ आने वाले सभी लोग डायरेक्टर नवीन और साथ ही साथ रेहान के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते थे। इन सब लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि इन सब का एक बार रेहान के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर हो जाए। ये सब लोग अच्छे से जानते थे कि अगर रेहान की दया इन लोगों पर हो गई तो उसके बाद इन सब की नया पार हो जाएगी और उसके बाद तो इन सब के पास पैसों की नदी बहनी शुरू हो जाएगी, जिससे ये लोग जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते थे। हालांकि इन सब की किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि इन्होंने रेहान को समझने में जल्दबाजी कर दी थी। रेहान अच्छे से जानता था कि यह सब लोग यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी उसे इस सर्कस को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। प्रीमियर सेरेमनी का सारा काम रेहान ने डायरेक्ट नवीन के हाथों में सौंप दिया था और वह अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर रहे थे। दूसरी तरफ रेहान आराम से अपने घर पर सो रहा था। उसके बर्थडे के दिन उन अजनबी लड़कियों ने रेहान के साथ जो किया था उसके बाद से रेहान काफी कमजोर महसूस कर रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी लड़कियों के पास नहीं जाएगा। पर रेहान अच्छे से जानता था कि जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले और इन लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करता रहे, पर हर बार उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये लड़कियां उसके करीब आ ही जाती है। कियारा को नहीं पता था कि रेहान यहाँ ये सब कुछ कर रहा है। अगर उसे यह बात पता चल जाती तो शायद अभी तक रेहान यहीं के किसी आइलैंड के समुद्र में मरा पड़ा होता, क्योंकि पता नहीं ये संगति का असर है या इस इंडस्ट्री का, पर रेहान धीरे धीरे अमन की तरह की हरकतें करने लगा था। रेहान की फिल्म के प्रीमियर सेरेमनी के दौरान यहाँ काफी खूबसूरत एक्ट्रेसेस आती थी जिन्होंने अपना टैलेंट रेहान पर दिखाने की कोशिश की थी, पर रेहान ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि डायरेक्टर नवीन इन सब बातों को अच्छे से समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने पूरे टाइम इन सब लोगों को सेरेमनी के दौरान बिजी रखा। प्रीमियर सेरेमनी के दौरान टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से चौंकने होकर थिएटर का और आए हुए गेस्ट का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। हालांकि अभी भी हजारों फैंस थिएटर के बाहर खड़े होकर अपने सेलिब्रिटी स्टार के आने का इंतजार कर रहे थे। थिएटर के अंदर और बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ये प्रीमियर सेरेमनी के बजाय अवार्ड सेरेमनी लग रही थी। बाहर खड़े हुए सभी फैंस का ख्याल रखने के लिए और उन्हें वेन्यू में एंटर होने से रोकने के लिए एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया गया था। रेहान चाहता था कि कम से कम बाहर खड़े हुए फैंस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए प्रीमियर सेरेमनी का मजा ले सके। ऑफ कोर्स जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया।
गया। जब फिल्म पूरी दिखा दी गई और उसके बाद फिल्म में काम करने वाले क्रिएटर्स स्टेज पर आकर अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, उस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू कर दिया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया था जिससे रियल फिल्म रिलीज होने से पहले लीक ना हो, क्योंकि अगर रिलीज से पहले ही फिल्म ऑनलाइन अपलोड हो गई तो उसके बाद कोई भी फिल्म देखने के लिए थिएटर नहीं आएगा। आज सुबह प्रीमियर सेरेमनी शुरू होने से पहले ही पर्सनली गार्ड्स को पर भेज दिया गया था। डायरेक्टर नवीन ने कुछ बॉडीगार्ड को तो पर्सनली वेन्यू पर सुबह सुबह ही भेज दिया था, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी ना हो जाए। जैसे ही सेरेमनी शुरू होने का टाइम हुआ तो जो भी गेस्ट इनवाइट हुए थे उन लोगों ने थिएटर के बाहर बिछे हुए रेड कार्पेट पर अपनी लग्जूरियस गाड़ियां एक के बाद एक रुकनी शुरू कर दी। ऑडियो एरिया में खड़े लोगों ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सिया इधर देखो, सिया आई एम योर बिग फैन, माई गॉडेस, माई ड्रीम गर्ल, सिया प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो। किसी भी सेरेमनी में मूवी के एक्टर्स सबसे पहले आते हैं, जैसे सिया, अवनी, फैंटेसी एंगल ग्रुप और ऐसे ही बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटी एक के बाद एक रेड कार्पेट पर आने लगे। जैसे जैसे ये सेलिब्रिटी आने लगे वैसे वैसे भीड़ में खड़े लोगों की आवाज तेज होने लगी। यहाँ तक कि वहाँ खड़ी हुई मीडिया जो एक शॉट के लिए काफी देर से खड़ी थी, उन्होंने अपने कमरे से फ्लैशलाइट जलानी शुरू कर दी और तेज तेज चिल्लाकर सेलिब्रिटी को रुक कर पोज देने के लिए कहा। जैसे ही फिल्म के क्रिएटर और एक्टर्स वहां थिएटर में पहुंच गए तो वे सभी लोग आने वाले गेस्ट का इंतजार करने लगे ताकि खुद पर्सनली उनका स्वागत कर सके। जैसे जैसे और बाकी सेलिब्रिटी आते जा रहे थे वैसे वैसे वहां बाहर खड़े फैंस एकदम पागल हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इन फैंस ने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे सेलिब्रिटी को एक साथ लाइव अपनी आंखों से देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज की पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे। आज से पहले किसी भी प्रीमियर सेरेमनी में इतने सारे सुपरस्टार एक साथ कभी नहीं आए थे। यहाँ आई हुई मीडिया भी आज बहुत ज़्यादा क्रेजी होए जा रही थी, क्योंकि उन्हें भी आज ही इतनी बड़ी प्रीमियर सेरेमनी शूट करने का मौका मिला था। इन सभी लोगों का एक ही मकसद था, किसी भी तरह से हॉट न्यूज़ निकालना ताकि ये सभी लोग मिर्च मसाला लगाकर उसे अपने टीवी पर दिखा सके। जितने ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे उतना ही ज़्यादा टीवी वालों को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि ये खबर पूरे इंटरनेट पर सेंसेशनल न्यूज़ बनाकर दिखाई जा रही थी। जैसे ही वेलकम सेरेमनी पूरी हुई और इन सारे स्टार्स ने फोटो शूट करवा लिया तो उसके बाद ये सभी लोग एक साथ थिएटर के अंदर चले गए। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें आज की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था, सेलिब्रिटी के अंदर जाते ही उन सब लोगों ने रास्तों को एकदम ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया वालों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया था और उन लोगों के अंदर जाते ही बाकी सब लोगों के लिए रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। इस वक्त बाहर खड़े हुए ज्यादातर लोग अपने सेलिब्रिटी को देखने आए हुए फैंस थे, जो बाहर खड़े खड़े एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। और इस वक्त उन्हें लग रहा था कि इसमें सब लोग बेवकूफ़ थे जो इतनी दूर तक यहाँ अपने सेलिब्रिटी को देखने आए थे। तभी उनमें से एक ने कहा, बस क्या इतना ही था? हम लोगों के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। हम लोग अब अंदर कैसे जाएंगे? आज की सेरेमनी में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आए थे और इन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि थिएटर काफ़ी बड़ा था, फिर भी उसने बैठने की एक लिमिट थी। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक टाइम पर कई थिएटर में एक साथ प्रीमियर सेरेमनी रखना इम्पॉसिबल था। इसीलिए चाहकर भी बाहर खड़े हुए फैंस के बारे में और उनके इमोशंस के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बाहर खड़े हुए सभी लोगों को अब सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर ही अपना काम चलाना पड़ रहा था। बाहर खड़े हुए लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज थे और अभी भी गुस्सा करते हुए कह रहे थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है? इसका मतलब आज जो प्रीमियर सेरेमनी रखी गई है उसमें ऑर्डिनरी लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऑर्गेनाइजर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बात के लिए हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग बाहर तो खड़े रहेंगे ही ना। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अंदर गए हुए हैं, हम लोग उनके बराबर में जाकर कैसे बैठ सकते हैं? शायद तुम सही कह रहे हो। हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों की इन सेलिब्रिटी के साथ कहाँ कोई बराबरी हो सकती है? हाँ, पर एक बात तो कहना पड़ेगा, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। यहाँ आने का हमें कम से कम ये फ़ायदा तो हुआ कि हम लोग अपने आइडल्स को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। मैंने खुद अपने फ़ोन से इन लोगों की बहुत सारी तस्वीरें ली है और इसका मतलब साफ है कि हमारे पास अभी इंटरनेट पर वायरल करने के लिए एक सेंसेशनल न्यूज़ है। अभी तक जो फैंस रेहान और उसके मैनेजमेंट की बुराई कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समझा लिया और फाइनली इस बात को मान लिया कि वो लोग कभी अपनी सेलिब्रिटी की बराबरी नहीं कर सकती हैं। खुद को समझाने के साथ साथ उन्होंने साथ ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया। उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और अंदर जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है वो हम लोगों को आराम से बाद में देखने को मिल जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो।
जैसे ही प्रीमियर सेरेमनी पूरी होगी तो हम लोग अपनी सेलिब्रिटी के बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे ऑटोग्राफ के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। बाहर का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया था, पर थिएटर के अंदर का माहौल अब और ज़्यादा शांत नहीं रह पाया था। इस वक्त अंदर बैठे हुए जितने भी स्टॉल्स थे उन सब की सांसें अटकी हुई थी और हर कोई बहुत खामोशी से सामने के नज़ारे को देख रहा था। एक तरफ बाहर खड़ी हुई सारी ऑडियंस अपने आप को सब्र करने के लिए कह रही थी और सेलिब्रिटी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ थिएटर के अंदर सारे सेलिब्रिटी इस वक्त अपनी सांस थामकर सामने का नज़ारा देख रहे थे। असल में जैसे ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठे तो सबसे पहले डायरेक्टर नवीन ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन सबको थैंक यू कहने के बाद ऑफिशियली फिल्म थिएटर में दिखाई जानी शुरू की गई। इस फिल्म में ज़्यादातर सेलिब्रिटी वही थे जिन्होंने पहली फिल्म में काम किया था। हालांकि इस बार प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम डायरेक्टर नवीन ने अपनी पहली फिल्म से ज़्यादा अच्छा किया था। इस बार जिन भी एक्टर्स ने इसमें काम किया था उन सब का काम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल था और इस फिल्म में कम ही स्पेशल इफेक्ट काम में लिए गए थे, पर फिर भी जितना भी स्पेशल इफेक्ट का काम हुआ था वह सब काफ़ी अच्छा था। फिर भी इस पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर जो कि रेहान का लिटिल गोरिल्ला था उसने रियल में फिल्म में बहुत अच्छे से काम किया था। इस वजह से ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस वक्त सामने की स्क्रीन पर जो भी सीन दिखाई दे रहे थे वह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिल्माया गया था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी उसमें होने वाला हर एक काम और हर एक सीन थिएटर में बैठे हुए सब सेलिब्रिटी को हैरान कर रहा था, क्योंकि लिटिल गोरिल्ला ने जिस तरह फिल्म में काम किया था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। और वैसे भी थिएटर में इस वक्त बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो डायरेक्टर थे या फिर स्टार थे जिनका फिल्म को देखने का नज़रिया बाकी ऑडियंस से अलग होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑडियंस फिल्म को सिर्फ फन के तौर पर देखती थी और इससे ज़्यादा उनका मतलब किसी चीज़ से नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटी जो खुद भी इसी फील्ड के थे उनके लिए सामने दिखाया जा रहा हर एक सीन बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि इन सब का ध्यान इस वक्त फिल्म की छोटी से छोटी गहराई पर था। इन लोगों ने फिल्म को शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक मिनट ऑब्जर्व किया था। फिल्म में जिस तरह का स्टोरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया था और उसके साथ साथ फिल्म की टेक्निक, एडिटिंग और प्रोफेशनल सीन को जिस तरह से दिखाया गया था वो सब कुछ फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा रहे थे। इस वक्त थिएटर में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबको यही लग रहा था कि यह फिल्म पहले ही सुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। हालांकि एक बात थी जो अभी भी यहाँ बैठे हुए हर एक सेलिब्रिटीज को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। हर एक सेलिब्रिटी अपने मन में यही सोच रहा था कि यह सफ़ेद फर वाला गोरिल्ला इतना ज़्यादा रियल कैसे लग सकता है। ज़रूर यह कोई स्पेशल इफेक्ट है और यह स्पेशल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो सुना है कि फिल्म में किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन स्पेशल इफेक्ट कंपनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सब कुछ इंडियन कंपनी ने ही किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में इतने अच्छे स्पेशल इफेक्ट कब से यूज़ होने लग गए। गोरिल्ला को ध्यान से देखो और इसकी हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसके शरीर पर जो सफ़ेद रंग के जो फर हैं वह काफ़ी ज़्यादा रियल है। ओ माय गॉड, इस सामने वाले सूट में देखो। इस क्लोज सीन में साफ नज़र आ रहा है कि इस गोरिल्ला के बालों में पेड़ के पत्ते फंसे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा स्पेशल इफेक्ट कैसे तैयार किया गया होगा। जितनी हैरानी इस वक्त सब लोगों को लिटिल गोरिल्ला को देखकर हो रही थी उतनी ही हैरानी इस बात से भी हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा गोरिल्ला इन लोगों ने कैसे डिज़ाइन किया था। और सबसे बड़ी बात, इस गोरिल्ला को बहुत ज़्यादा खूंखार और डरावना दिखाया गया है, पर फिर भी यह फिल्म के हीरो के साथ कितना ज़्यादा जेंटल बिहेव कर रहा था। ये देखकर वहाँ थिएटर में हर एक सेलिब्रिटी बिना पलक झपकाए हर एक सीन को अपनी आंखों में कैप्चर कर लेना चाहता था। इस वक्त हर एक की नज़र स्क्रीन पर थी और तभी ऐसा नज़ारा सामने देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई एकदम दंग रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस फिल्म में दिखाया जा रहा इतना बड़ा जंगली जानवर असली होगा और उसने खुद इस पूरी फिल्म में शूटिंग की होगी। अभी तक सब लोगों को ये गलतफहमी हो रही थी कि यह कोई स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। इसीलिए सब लोगों को डाउट हो रहा था कि इंडिया में इतनी अच्छी कंपनी कब बनी जो इतने अच्छे से स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकती हो। सभी को यही लग रहा था कि इस स्पेशल इफेक्ट को क्रिएट करने में कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा प्रोड्यूसर से लिया होगा। हालांकि अभी तक सभी को ये बात क्लियर हो गई थी कि जितनी भी ओवरथिंकिंग अभी तक इन लोगों ने की थी वह सब बेकार थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रेहान ने फिल्म पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे। सिर्फ इफेक्टिव लाइट और रियल जंगली गोरिल्ला की मदद से डायरेक्टर नवीन ने अपनी डायरेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी। जैसे ही फिल्म पूरी हुई तो वहाँ बैठे हुए सेलिब्रिटी अभी भी काफ़ी डिससैटिस्फाई लग रहे थे और यहाँ तक कि बिना उन लोगों ने अपनी इमेज की परवाह किए फिल्म पूरी होने पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उन्हें इस फिल्म को वापस शुरू से देखना है और थिएटर में यह फिल्म वापस दिखाई जाए। ऑफ कोर्स डायरेक्टर नवीन इस फिल्म को वापस नहीं दिखाने वाले थे, क्योंकि अभी भी करोड़ों ऑर्डिनरी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए इसकी रिलीज डेट का इंतजार कर रही थी और यहाँ प्रीमियर सेरेमनी में जितने भी सेलिब्रिटी आए थे वह सब इस फिल्म को फ्री में देख रहे थे।
ऐसे में डायरेक्टर नवीन और रेहान इस फिल्म को वापस फ्री में चलाने का कोई भी आइडिया नहीं सोच रहे थे। फिल्म पूरी हो चुकी थी पर अभी भी डायरेक्टर नवीन और वहां आए हुए बाकी सेलिब्रिटीज को बाहर खड़ी हुई ऑडियंस से बात करनी थी। और सबसे बड़ी बात, एक ही इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इन सब लोगों के पास बात करने के बहुत सारे टॉपिक थे। सभी लोग जल्दी ही अपनी सीट से खड़े हो गए और तभी किसी ने डायरेक्टर नवीन से पूछा, डायरेक्टर नवीन, अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपनी इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट के लिए कितना इन्वेस्ट किया था? ये सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन ने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहा, जितना मुझे याद आ रहा है शायद 10 मिलियन के आसपास थे। क्या सच में 10 मिलियन रुपए में इतना अच्छा स्पेशल इफेक्ट हो सकता है? डायरेक्टर नवीन, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? इतना बड़ा जंगली जानवर इस पूरी फिल्म में शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाया गया था और सबसे ज्यादा सीन इस फिल्म में इस जानवर के ही थे। भला 10 मिलियन रुपए में इतना अच्छा काम कोई कैसे करके दे सकता है? डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर अभी तक सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। हालांकि कुछ लोग थे जिन्हें इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और यहाँ आए हुए कुछ लोग बस हर हाल में डायरेक्टर नवीन से अपनी जान पहचान और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने डायरेक्टर नवीन के पास जाकर कहा, डायरेक्टर नवीन, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी अगली फिल्म कब आ रही है? मुझे खुशी होगी अगर मुझे फ्यूचर में आपके साथ काम करने का कोई भी मौका मिलता है तो। जैसे ही डायरेक्टर नवीन ने यह सवाल सुना तो उनके दिमाग में कोई खास जवाब नहीं आ रहा था और ना ही उनके मन में इस वक्त किसी और के साथ काम करने की कोई भी इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने बहुत ही आराम से उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, सॉरी पर हमारी कंपनी में ये रूल है कि हम किसी भी बाहर के एक्टर के साथ बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए फ्यूचर में काम नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में जो भी फिल्म या सॉन्ग हम लोग रिलीज करेंगे उसमें हम लोग अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ही काम देंगे। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने डायरेक्टर नवीन के पास ने उनमें से कुछ लोग एकदम से ठंडे पड़ गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि डायरेक्टर नवीन इस तरह का कोई जवाब देंगे। जैसा कि अभी अभी डायरेक्टर नवीन ने कहा था कि वह अपने अगले सारी प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ही करेंगे, चाहे फिल्म हो या कोई सॉन्ग। ये बात सबको मजाक लग रही थी। बहुत सारे प्रोड्यूसर इस वक्त अपने मन में सोचने लगे कि ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर डायरेक्टर नवीन सिर्फ रेहान की कंपनी के लिए ही काम करेंगे तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और वह कभी भी इस तरह की बेस्ट मूवी को अपने प्रोडक्शन के नीचे नहीं बनवा पाएंगे। वही बहुत सारे एक्टर इस वक्त थोड़ा उदास हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों के साथ लगभग 8 से 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिसका मतलब था कि वह किसी और कंपनी भी चाहकर भी नहीं जा सकते थे और ना ही डायरेक्टर नवीन के साथ काम करने के लिए वे लोग रेहान की कंपनी को ज्वाइन कर सकते थे। अगर कुछ सेलिब्रिटी अभी भी जोखिम लेकर रेहान के कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो अपनी कर्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल तोड़ने की वजह से इन लोगों को स्काई हाई पेनल्टी देनी होगी, जो शायद इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात थी। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने लिए डिसीजन खुद लेना चाहते थे और ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करते थे। उनका अपना स्टूडियो था और ये लोग अपने स्टूडियो के खुद मालिक थे। इस वजह से इनकी फ्रीडम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई थी और यह जिसके लिए काम करना चाहे उसके लिए कर सकते थे। इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी थे जिन्हें रूल्स रेगुलेशन के वायलेट होने की कोई परवाह नहीं थी। वे लोग काफी ज्यादा खुश थे कि वे किसी के अंडर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी मर्जी से एक बेहतर ऑप्शन सही टाइम आने पर चूज कर सकते थे। डायरेक्टर नवीन, मैंने अभी तक किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। क्या मैं आपकी अगली फिल्म में काम कर सकता हूं? जैसे ही डायरेक्टर नवीन ने उस सेलिब्रिटी की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी पर हमारे सर ने एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हैं और इस प्रोडक्शन के तले जितनी भी फिल्म बनती है उन सब में सिर्फ इसी एंटरटेनमेंट कंपनी के एक्टर और सेलिब्रिटी काम कर सकते हैं और इसमें मैं खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ठीक है डायरेक्टर नवीन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं ना? यस, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूं। क्या मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूं? क्या फिलहाल वहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? ये सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से इसका जवाब दें। उन्होंने इन सारे सेलिब्रिटीज को आज सिर्फ इस प्रीमियर सेरेमनी में इन्वाइट किया था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सेरेमनी रिक्रूटमेंट मीटिंग कैसे बन गई थी। डायरेक्टर नवीन अपनी लिमिट को अच्छे से जानते थे और इस तरह की डिसीजन वह खुद से बिल्कुल नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इस कंपनी की सीईओ साशा खुद रेहान की परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं, तो उनकी तो अपनी फिर भी सिर्फ एक छोटी सी जॉब है। डायरेक्टर नवीन आसपास से आती हुई रिक्वेस्ट को अच्छे से सुन रहे थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से रेहान को कॉल करते हुए कहा, बॉस क्या आप सुन रहे हैं? रेहान जो अभी तक नींद में था और डायरेक्टर नवीन का कॉल आने की वजह से जग गया था, उसने फोन उठाते हुए अपनी आधी अधूरी आंखें खोलकर कहा, हाँ मैं आपके फोन की कॉल की वजह से ही जगा हूँ। जल्दी बताइए क्या काम है? क्या प्रीमियर सेरेमनी में कोई दिक्कत हो गई है?
रेहान का सवाल सुनकर डायरेक्टर नवीन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बॉस, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। डायरेक्टर नवीन की बात सुनकर रेहान ने लगभग डायरेक्टर नवीन को नींद में डांटते हुए कहा, ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है।